आइए सर देखते हैं चॉप शॉप अप्रोच अब आगे। सो चॉप शॉप का मतलब क्या होता है सर? चॉपिंग करने का मतलब पता है आपको? चॉपिंग करना, छोटे 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 टुकड़े करना। सो चॉप शॉप अप्रोच में भी हम छोटे छोटे बेसिस पे, अलग अलग बेसिस पे कंपनी की वैल्यू निकालेंगे और इन सबको एवरेज आउट कर लेंगे। दैट इज़ व्हाट द चॉप शॉप अप्रोच इज। यूजिंग द चॉप शॉप अप्रोच या फिर ब्रेकअप वैल्यू अप्रोच बोलो, assign a value for Cornet GmbH, whose stock is currently trading at a total market price of 4 million euros. Stock is currently trading at a total market price, मतलब ये कोई एक शेयर की प्राइस नहीं है, ये पूरी कंपनी की वैल्यू है 4 मिलियन। फॉर कॉर्नेट द अकाउंटिंग डेटा सेट फोर्थ इन 3 बिजनेस सेगमेंट: कंज्यूमर होलसेलिंग, स्पेशलिटी सर्विसेज एंड असॉर्टेड सेंटर्स। ये 3 सेगमेंट हो गए, उसका डेटा आपको दिया हुआ है, ध्यान देना मेरी बात पे। बिजनेस सेगमेंट कंज्यूमर होलसेलिंग, स्पेशलिटी सर्विसेज एंड असॉर्टेड सेंटर्स। इन तीनों का सेल्स कितना है, असेट कितने हैं और इनकम कितनी है, ये आपको दी हुई है। ठीक है, असली बात आती है इस टेबल में, इंडस्ट्री डेटा फॉर प्योर प्ले फर्म्स। व्हाट डू यू मीन बाय प्योर प्ले? इसका मतलब होता है सर सिमिलर फर्म्स, हमारी जैसे ही दूसरी कंपनीज जिनका डेटा हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वो भी हमारे जैसे ही है। हैव बीन कंपाइल्ड एंड आर समराइज्ड एज फॉलोज। तीनों सेगमेंट का कैपिटलाइजेशन टू सेल्स रेशो, कैपिटलाइजेशन टू असेट रेशो एंड कैपिटलाइजेशन टू ऑपरेटिंग इनकम दिया हुआ है। अब करना क्या है मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आप पकड़ो कैपिटलाइजेशन टू सेल्स। अब अगर आप कैपिटलाइजेशन टू सेल्स पकड़ोगे तो उसको लिखोगे कुछ इस तरह से 13 कैपिटलाइजेशन टू सेल्स। ठीक है, अब मैं सबसे पहला लेता हूँ कैपिटलाइजेशन टू सेल्स रेशियो, सबसे पहला है 0.75। ठीक है, तो उसी पॉइंट का मेरा सेल्स का फिगर है 1.5 मिलियन ऊपर में, क्लियर दिख रहा है आपको? तो कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 0.75 लिख सकता हूँ। सेल्स उधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और सेल्स की फिगर कितनी है 1.5 मिलियन, यानी वो जो 1.5 मिलियन है अगर उसको मैं 0.75 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरी क्या वैल्यू आएगी? कंपनी की वैल्यू आ जाएगी। कैपिटलाइजेशन कंपनी की यानी कि उस सेगमेंट की, कंज्यूमर होलसेलिंग सेगमेंट की सेल्स के बेसिस पे वैल्यू कितनी? तो सर 1.5 इंटू 0.75 वो आती है कुछ 1.125 मिलियन। सो 11,25,000 वो आ गई एक वैल्यू। इस तरह से आप सारी फिगर्स को उन सारे रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो। फिर सेल्स की टोटल वैल्यू, असेट की टोटल वैल्यू, ऑपरेटिंग इनकम की टोटल वैल्यू ले लोगे और तीनों को, क्योंकि पूरी कंपनी में ये 3 सेगमेंट है, तो ऐड कर लोगे ये 3 वैल्यूज, फिर ये 3 और ये 3, यानी कि सेल्स के बेसिस पे पूरी कंपनी की वैल्यू इज एक्स, असेट के बेसिस पे पूरी कंपनी की वैल्यू इज वाई, और ऑपरेटिंग इनकम के बेसिस पे पूरी कंपनी की वैल्यू इज जेड। आई बात बराबर? ये रेशियोज निकाल के दिए आपको, ये देखो। सबसे पहले तो ये आ गया 4.005 मिलियन। क्या किया? 0.75 को 1.5 मिलियन से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही बाकी फैक्टर्स को किया, ये देखो 8 और 2, ये रहा 8 और 2, और आपकी फाइनल वैल्यू आ गई। ऐसे ही आपने असेट्स वाली साइड में करा, ध्यान देना, थोड़ा सा बस यहाँ पे करेक्शन करना पड़ेगा आपको, ये कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में हो गया। सेल्स की जगह पे यहाँ पे हो जाएगा असेट्स और यहाँ हो जाएगा ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, तो आपने कर दिया मल्टीप्लाई, तो आपकी वैल्यू आ गई, और ये टोटल, यहाँ टोटल आएगी क्योंकि पूरी कंपनी में ये तीनों अलग अलग सेगमेंट है, तो यहाँ टोटल होगी। अब 3 टोटल वैल्यूज़ का आपने एवरेज आउट कर लिया, ये आपकी वैल्यू आ गई 4.178 मिलियन। ये है सर थ्योरेटिकल वैल्यू, और एक्चुअल मार्केट में अगर आप देखोगे तो एक्चुअल मार्केट वैल्यू इज़ 4 मिलियन यूरोस। यानी क्या मैं बोल सकता हूँ कि एक्चुअल मार्केट में ये कंपनी अंडर वैल्यूड है? कैसे पता लगा है सर? इसकी होनी कितनी चाहिए थी वैल्यू? 4.178, है कितनी? 4। कम ही तो है ना मार्केट में, खरीदा जा सकता है, अभी भी इतना प्रॉफिट है पॉसिबल।
सो अंडर वैल्यूड है, खरीद लो। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 14 है, बस एक डिफरेंस है, ध्यान देना। आपको लगेगा दोनों क्वेश्चन सेम है तो एक अवॉइड कर सकते हैं, कर लो अवॉइड, बस एक चीज़ को ध्यान दे दो कि इन्होंने यहाँ पे क्या किया। सब कुछ सेम है, वापस से देखो होलसेल, रिटेल और जनरल ये आपके 3 सेगमेंट हो गए। इसके बाद में सेल्स, असेट्स और ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। लेकिन जो आपको प्योर प्ले फर्म्स के फैक्टर दिए हुए, अब वो कैपिटलाइजेशन टू सेल्स ना होके सेल्स टू कैपिटलाइजेशन है, यानी कि इन्वर्स करके दे दिया। अब इसको रख के देखो तो आइडिया आएगा। अब क्या दिया इन्होंने, सेल्स टू कैपिटलाइजेशन, और ये फैक्टर कितना है, पहला वाला अगर हम ले तो 1.18 आ रहा है, 1.18। आप क्या करोगे, कैपिटलाइजेशन को उधर भेजो, 1.18 को इधर लाओ, तो हमें समझ आ रहा है कि सेल्स से ये वाले फैक्टर अब डिवाइड करने पड़ेंगे। पिछली बार मल्टीप्लाई करने पड़ रहे थे बिकॉज ऑफ दिस रेशियो। ये पहले कैपिटलाइजेशन टू सेल्स था, अब सेल्स टू कैपिटलाइजेशन है। तो अब आंसर सेम वैसे निकालना है, सिर्फ डिवाइड करके। या तो डिवाइड कर लो या तो आप फैक्टर को रिवर्स कर लो। ये देखो 1 डिवाइडेड बाय 1.18, या तो आप इस वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लो, इससे मल्टीप्लाई कर लो, या तो फिर आप डिवाइड कर लो। सो अल्टीमेटली हुआ डिवीजन ही है यहाँ पे 2.25 से, क्योंकि इन्होंने पहले ही इन्वर्स निकाल दिया। तो अब ये फैक्टर जो बचे ये मल्टीप्लिकेशन वाले बच गए। ये देखना, ये 1.18 था कैपिटल, सेल्स टू कैपिटल था, 1.18 सेल्स टू कैपिटल था, पर 0.85 इज कैपिटल टू सेल्स, कैपिटल टू सेल्स। देखना यहाँ पे हेडिंग बराबर इन्होंने बदल दी क्योंकि इन्होंने इन्वर्स निकाला और फिर मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे भी आपको मल्टीप्लाई होते हुए दिखेगा। पर ये सब करने से राउंडिंग ऑफ के डिफरेंसेस आते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आप 2.25, ये जो 2,25,000 है, डिवाइडेड बाय 1.18 करोगे तो थोड़ी बहुत वैल्यू यहाँ पे बदल सकती है। बस कहानी खत्म। इतना ध्यान में रखना है कि यहाँ डिवीजन होगा, या तो डिवीजन करो या तो पहले ही इन्वर्स करके, पहले डिवाइड तो एक बार करना ही पड़ेगा, तो आप मल्टीप्लिकेशन वाला फैक्टर निकाल लो। चलो, अब यहाँ पे अगर आप टोटल थ्योरेटिकल वैल्यू निकालते हो तो वो आती है 3.76 मिलियन, जबकि इसमें भी एक्चुअल मार्केट वैल्यू है 4। तो अब आप क्या बोलोगे, ये ओवर वैल्यूड है, क्योंकि हमारे हिसाब से ये 3.76 मिलियन ही होनी चाहिए थी, पर अब है ज़्यादा, तो ये हो गई ओवर वैल्यूड। ठीक है सर, आओ आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें हम 2 चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, गॉर्डन्स मॉडल और कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। आओ सर देखते हैं। देखो, अ वैल्यूएशन डन ऑफ एन एस्टैब्लिश्ड कंपनी बाय अ वेल नोन एनालिस्ट हैज़ एस्टिमेटेड अ वैल्यू ऑफ 500 lakhs। बहुत ही बढ़िया, एक एनालिस्ट ने कंपनी की वैल्यू निकाली और वो निकली 500 लाख रुपए, बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड फ्री कैश फ्लो फॉर द नेक्स्ट ईयर ऑफ 20 lakhs एंड एन एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ 5%। तो ग्रोथ रेट आपकी 5% आ गई, अगले साल की कैश फ्लो 20 लाख आ गई। वाइल गोइंग थ्रू द वैल्यूएशन प्रोसीजर, अब आपने देखा कि ये वैल्यू उसने कैसे निकाली, और जब आपने देखा तो आपको पता चला कि एनालिस्ट ने गलती से, बाय मिस्टेक, यूजिंग द बुक वैल्यू ऑफ द वेट्स एंड बुक वैल्यू ऑफ द डेट एंड इक्विटी इन हिज कैलकुलेशन। अब देखो, मैं बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ कि सबसे पहली बात तो आपको ग्रोथ रेट दिए, फ्री कैश फ्लोज दिए, तो मार्केट वैल्यू जो आपकी कंपनी की निकली है वो कुछ इस तरह से निकली है, फ्री कैश फ्लो फॉर द नेक्स्ट ईयर डिवाइडेड बाय ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस ग्रोथ। तो फ्री कैश फ्लो नेक्स्ट ईयर की है, इसका मतलब उसमें ग्रोथ एडेड है। जैसे डिविडेंड नेक्स्ट ईयर का लेते हैं वैसे फ्री कैश फ्लो हो गई। ठीक है सर, फ्री कैश फ्लो के बेसिस पे हमने ये निकाला कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस ग्रोथ। अब ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ये निकला WACC के फॉर्मूला से, तो वो था वेट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस वेट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ डेट 1 माइनस टैक्स। खैर इस क्वेश्चन में टैक्स तो होगा नहीं, चलो टैक्स नहीं है तो हम ये हटा देते हैं, अदरवाइज रहेगा। तो अब प्रॉब्लम क्या हुई मैं बताता हूँ। ये जो वेट है ना 2 इक्विटी और डेट के, ये अब आप मेरे को एक चीज़ बताओ, बुक्स के हिसाब से मान लो इक्विटी है 100 की और डेट है 100 का, लेकिन मार्केट के हिसाब से इक्विटी की वैल्यू है 300 और डेट की वैल्यू है 100 का 100 ही मान लो। मेन तो इक्विटी चेंज होता है ना ऊपर नीचे। तो अब आप मुझे बताओ कि दोनों का वेट क्या बनता है। बुक्स के हिसाब से इक्विटी और डेट का वेट बनता है 50-50, है ना, और मार्केट के हिसाब से वो बनता है 75-25।
तो गलती से ये वेट ले ली। अब आप अपने हिसाब से बताओ कि मोस्ट रिलेवेंट वेट क्या होना चाहिए, मार्केट के या फिर बुक्स के। बुक्स की वैल्यू तो सिर्फ पेपर वाली वैल्यू होती है, रियल वैल्यू तो मार्केट में है 75-25, तो आपने लिया 50-50। तो वो बुक्स के वेट हमने ले लिए थे यहाँ पे, तो उससे WACC गलत कैलकुलेट हुआ और उस वजह से यहाँ पे मार्केट वैल्यू भी गलत कैलकुलेट हुई। तो ये जो 500 लाख की मार्केट वैल्यू दिख रही है ये गलत है सर, आपको ठीक करनी है। ठीक है सर, कर देंगे। While you do not know the book value weights he used, you have been provided with the following information. Cost of equity है 12% की, ऑलरेडी आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट लिखा है 6% का। मार्केट वैल्यू जो इक्विटी की है ना वो 3 गुना है बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी, और मार्केट वैल्यू जो डेट की है वो बुक वैल्यू ऑफ डेट के बराबर है। यानी मैं ये बोल सकता हूँ बुक वैल्यू के 3 गुना है मार्केट वैल्यू इक्विटी के लिए, और बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू डेट के लिए सेम है। यू आर रिक्वायर्ड टू एस्टिमेट द करेक्ट वैल्यू ऑफ द कंपनी। करना क्या है, पहले सीधा जाएंगे फिर वापस उल्टा जाएंगे। ये देखो, सो मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फ्री कैश फ्लो फॉर द नेक्स्ट ईयर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस ग्रोथ। यहाँ पे आपने कितनी निकाली, मैं फॉर्मेट का थोड़ा सा वो कर रहा हूँ अवॉइड, फटाफट कैलकुलेट करने के लिए। 20 लाख थी फ्री कैश फ्लो फॉर द नेक्स्ट ईयर, इसका मतलब ऑलरेडी उसमें ग्रोथ एडेड है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको नहीं पता और ग्रोथ रेट थी 5% की। ठीक है, अब इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपने क्या ली थी। सो 20/500 प्लस 0.05 वो आती है 9%। अब आपने ये कैसे निकाला होगा, 9% इज इक्वल टू WACC वाले मेथड से निकाला होगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू वेट ऑफ इक्विटी प्लस कॉस्ट ऑफ डेट इंटू वेट ऑफ डेट, क्योंकि आफ्टर टैक्स है वो डेट तो कोई टेंशन ही नहीं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 12, वेट ऑफ इक्विटी नहीं पता, कॉस्ट ऑफ डेट कितना है 6%। क्या मैं एक काम कर सकता हूँ, वेट ऑफ डेट को 1 माइनस वेट ऑफ इक्विटी लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 ही चीज़ें हैं आपके पास में, एक का वेट अगर वेट ऑफ इक्विटी है तो दूसरे का वेट 1 माइनस वेट ऑफ इक्विटी हो गया। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 12 कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस 6 माइनस 6 वेट ऑफ इक्विटी, 12 वेट ऑफ इक्विटी 6 वेट ऑफ इक्विटी, 9 और 6 ये 3 इधर आ गया और ये 6 वेट ऑफ इक्विटी। सो वेट ऑफ इक्विटी कितना हुआ 50%, तो वेट ऑफ डेट कितना हुआ 50%, और ये है सर बुक वैल्यूज़। बुक वैल्यूज़ ही तो इस्तेमाल करी हमने 50-50%, और उस वजह से 9% आया कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसको उस फॉर्मूले में रखा तो 500 लाख आई मेरी मार्केट वैल्यू। बस अब हमें क्या करना है, ये वेट ऑफ इक्विटी जो बुक वैल्यू की है उससे मार्केट वैल्यू निकाल लो। मार्केट वैल्यू कितनी बोलता है 3 × 1। बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी इज या फिर हम इस तरीके से बोलते हैं, चलो यहाँ पे अलग से लिख लेता हूँ। आपको पता है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इज 3 टाइम्स द बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी। इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ कि विच इज़ 3 × 0.50 विच इज़ इक्वल टू 1.50। सही है। फिर बुक वैल्यू ऑफ डेट, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट इज इक्वल टू बुक वैल्यू ऑफ डेट, यानी कि 1 × 0.50 इज इक्वल टू 0.50। अब अगर आप इनका टोटल करोगे तो ये आता है 2। सो 1.5 2 में कितना है सर 75%, 75, और ये कितना हो गया 25। अब आप बोलोगे सर कोइंसिडेंटली आपका भी, आपने जो पहले एग्जाम्पल दिया था क्वेश्चन पढ़ने के पहले वो भी यही था, तो कोइंसिडेंटली ऐसा आ गया होगा। ठीक है, कोइंसिडेंटली मान लो आप, कोई बात नहीं। सो 75-25 आ गया। अब आप वापस से WACC में निकालोगे सर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है, वेट ऑफ इक्विटी कितना है, कॉस्ट ऑफ डेट कितना है, और वेट ऑफ डेट कितना है। ये 12% है, वेट ऑफ इक्विटी है 75%, कॉस्ट ऑफ डेट है आपका 6%, और वेट ऑफ डेट कितना हो गया 25। सो ऑन एन एवरेज क्या हम ऐसा बोल सकते हैं 6 × 0.25 इज़ 1.5। सो 9 + 1.5% दैट्स 10.5%। ये आता है मार्केट वैल्यू के हिसाब से अगर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते तो। इसको रखना चाहिए था उस फॉर्मूले में। कौन सा फॉर्मूला था, फ्री कैश फ्लो टू फर्म फॉर द नेक्स्ट ईयर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस ग्रोथ। तो ये था 20, सही लिखा ना, ये था 20 और यहाँ होना चाहिए था 10.5%। बस ये आपने 9% ले लिया था वहाँ पे और पूरी गलती हो गई थी। सो आंसर आता है
363.64 lakhs. दिस इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी. आया समझ में? हमने क्या किया, पहले सीधा गए, उससे गलत कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल के फिर उसको सही करके वापस उल्टा गए. तो ये आपकी आंसर. चलो यहाँ पे देख लो इंस्टीट्यूट का और आगे बढ़ते हैं. वही पहले पुराना वाला इस्तेमाल करके 9% निकाला. उस 9% में हमको पता चला कि वेट जो है वो 50 और 50 था, जबकि 150 और 50 होना चाहिए था. तो 75-25 तो 10.5% आया और 363.64 इज़ द करेक्ट वैल्यू ऑफ द कंपनी. थोड़ा फॉर्मेट आप सुधार लेना, मतलब ये लाइन बाय लाइन लिखने से अच्छा है आप फॉर्मूला वाइज लिखो, जैसे हमने यहाँ पे लिखा. सिंपल पहले फॉर्मूला लिखा तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल आया. थोड़ा और मैं अच्छे से लिख सकता था इसको, बट टाइम की कमी है हमारे पास में. फिर हमने वेट निकाला बुक वैल्यू का और यहाँ से फिर कहानी वापस पलटना शुरू हुई. यहीं से फिर ये निकाला, इससे WACC से मार्केट वैल्यू. सो वेट, मार्केट वैल्यू और कंपनी की वो. तो मैं आपको पहले ये लेता हूँ. देखो रॉन्ग वे जो था उसमें हमने क्या किया, पहले तो हमने मार्केट वैल्यू ली 500 की, उससे हमने ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाला 9 और उससे हमने वेट्स निकाले जो कि थे 0.5 और 0.5. इसी को ठीक किया और हमने करेक्ट वेट निकाले 0.7525. इससे फिर हमने करेक्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाला 10.5. इससे करेक्ट मार्केट वैल्यू निकाली 363. सो अब आपको समझ आया ना, अपन ऐसे गए थे, ठीक है ना. यह है अप्रोच. ठीक है, अब इससे तो पूरा समझ आ जाता है. अब लेते हैं अगला वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. अच्छा है, इंटरेस्टिंग. देयर इज़ अ प्राइवेटली हेल्ड कंपनी. एक कंपनी है जो कि लिस्टेड नहीं है सर, प्राइवेट कंपनी. सो दैट इज ऑपरेटिंग इन टू रिटेल स्पेस एंड इज नाउ स्काउटिंग फॉर एंजल इन्वेस्टर्स. वो चाहती है कि एंजल इन्वेस्टर्स हमारी कंपनी में पैसा लगाए, पर लगाने से पहले आपकी कंपनी की क्या वैल्यू है उनको भी बतानी पड़ेगी. द डिटेल्स पर्टिनेंट टू द वैल्यूइंग एक्स प्राइवेट लिमिटेड आर एज फॉलोज. कंपनी हैज़ अचीव्ड ब्रेक इवन दिस ईयर. यानी कि अब वो पिछले साल तक तो लॉस में थी, अब इस साल वो प्रॉफिट में आ चुकी है. एंड हैज़ एन इबिट्टा ऑफ 90, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन. ये आपका कैश इनकम होती है ऑपरेटिंग. The unleveraged beta based on the industry in which it operates is 1.8. ध्यान दे रहे हो, unlevered beta is 1.8. ये सिर्फ उसी कंपनी में काम का आता है जिस कंपनी में इक्विटी होता है, डेट नहीं होता. अगर कंपनी में डेट है तो आप लीवर्ड बीटा इस्तेमाल करते हो, ठीक है. एवरेज डेट टू इक्विटी रेशियो इज होवरिंग एट 40-60. यानी कि हमारे कंपनी में 40% डेट है, 60% इक्विटी है. द रेट ऑफ रिटर्न प्रोवाइडेड बाय द रिस्क फ्री लिक्विड बॉन्ड इज 5%. बॉन्ड, ठीक है, RF हो गया ये. द एंटरप्राइज वैल्यू, देख रहे हो, ईवी का मतलब एंटरप्राइज वैल्यू इज टू बी टेकन एज अ मल्टीपल ऑफ 5 ऑन इबिट्टा. अगर एंटरप्राइज वैल्यू के बेसिस पे कंपनी की वैल्यू निकालनी है तो आपको कुछ याद होगा तो बताता हूँ. आप अगर पीछे जाओगे तो आपको समझ आएगा. सिक्योरिटी वैल्यूएशन वाले चार्ट में चलते हैं और ये देखो, एंटरप्राइज वैल्यू में हमने ईवी मल्टीपल देखा था. तो ईवी मल्टीपल अगर आपका 5 है और इबिट्टा 90 है, 90 बोल रहा, कितना बोला उसने, जो भी होगा चलो, तो इस हिसाब से एंटरप्राइज वैल्यू कितनी आ गई, 450. अच्छा, एंटरप्राइज वैल्यू क्या होती है सर? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी में प्रेफरेंस ऐड करते हो, डेट भी ऐड करते हो, माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी ऐड करते हो और फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट माइनस करते हो, ठीक है. तो क्वेश्चन ख़त्म हो जाने देता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ एंटरप्राइज वैल्यू क्या है, क्योंकि उसके बिना तो क्वेश्चन हो जाएगा. हाँ, तो आपको इबिट्टा दिया हुआ है 90. अगर आप एंटरप्राइज वैल्यू के बेसिस पे जाते हैं तो कहानी बहुत सिंपल है. मल्टीपल आपका 90 इंटू 5, 450 ये कंपनी की वैल्यू आ चुकी है. अगर कोई और एडजस्टमेंट होगा तो देखेंगे. द अकाउंटेंट हैज़ इन्फॉर्म दैट द इबिट्टा ऑफ 90 इंक्लूड्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन ऑफ 10 फॉर द ईयर एंड अ पोटेंशियल राइट ऑफ प्रिलिमिनरी सेल्स प्रमोशन कॉस्ट ऑफ 20 आर स्टिल पेंडिंग. यानी कि अब ये फिगर थोड़ा सही नहीं है.
देखो 90 की तो अभी ऑलरेडी आपकी इबिट्टा है, उसको ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि 90 के इबिट्टा में फालतू का जो गेन इंक्लूड कर रखा है अपने 10 का उसको हटा दो, क्योंकि वो अगले साल वापस इनकर नहीं होगा। और कुछ खर्चे थे जो आपने माइनस करने चाहिए थे, जो आपने माइनस नहीं करे अभी तक, जिसकी वजह से प्रॉफिट ज़्यादा दिख रहा है, वो कुछ प्रमोशन से रिलेटेड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस थे, वो है 20 के, तो वो 20 भी माइनस कर दो। तो अब आता है आपका इबिट्टा 60, जिसको आप अगर मल्टीपल से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आ गया 300। सो अब आपकी जो मार्केट वैल्यू आ रही है कंपनी की वो है 300। ये आ गई मार्केट वैल्यू अकॉर्डिंग टू एंटरप्राइज वैल्यू मेथड। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं द इंटरनल असेसमेंट ऑफ द रेट ऑफ मार्केट रिटर्न फॉर द इंडस्ट्री इज 11%। देखो यहाँ पे आपको RM दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे आपको RF दिया हुआ है, बीटा आपको यहाँ से मिल जाएगा। लेकिन देखना आप ये बीटा इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको थोड़ा अंदाज़ा बैठ रहा होगा, ये है अनलीवर्ड बीटा, लेकिन हमारी कंपनी में तो डेट है 40-60, तो आपको करना क्या पड़ेगा, इस अनलीवर्ड बीटा को लीवर्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करोगे सर? बहुत सिंपल है, आपने पिछले ही चैप्टर में पढ़ा था, ज़्यादा पुराना हुआ नहीं है। लीवर्ड बीटा इज इक्वल टू अनलीवर्ड बीटा इन ब्रैकेट 1 प्लस डेट इक्विटी रेशियो इन ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स। सो अनलीवर्ड बीटा आपका 1.8 है, डेट इक्विटी रेशियो है 40/60। अब टैक्स देख लो कितना है, ये टैक्स रेजिम 30%, सो ये रहा 1 माइनस 0.30। सो इस एंगल से देखें तो हमारा लीवर्ड बीटा आ जाता है 2.64। क्या करेंगे सर इसका? बहुत सिंपल सी बात है, आपके पास में मार्केट का रिटर्न है, आपके पास में रिस्क फ्री रिटर्न है, आपके पास में लीवर्ड बीटा भी है, इससे कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगी। ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न जो कि 5, बीटा 2.64, और प्रीमियम कैसे लोगे, 11 माइनस 5, सही लिखा है। सो वो आता है आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी 20.84%। ठीक है, इसके बाद आप देखना क्या लिखा है, द फ्री कैश फ्लोज फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स आर एज फॉलोज। ये 3 साल के कैश फ्लो है, प्री टैक्स, ये जो कॉस्ट ऑफ डेट है ये प्री टैक्स है। ठीक है, अब आपको एक चीज़ आइडिया होगी कि WACC निकालते समय हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू वेट ऑफ इक्विटी प्लस वेट ऑफ डेट इंटू कॉस्ट ऑफ डेट 1 माइनस टैक्स, आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट लेते हैं। सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो आ गई हमारी 20.84, वेट ऑफ इक्विटी 60% है, ये 40-60 के रेशियो से पता चल जाएगा, वेट ऑफ डेट भी 40% है, इनटू कॉस्ट ऑफ डेट है बिफोर टैक्स 12, और ये टैक्स का रेट है 1 माइनस 0.30। अब इससे आपका WACC आ जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर ये सब कैलकुलेशन किस वास्ते? ये सर इस वास्ते, फ्री कैश फ्लोज को डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए। अगर आप यहाँ पे आओगे तो ये कौन सी मेथड है सर, मैं बताता हूँ। ये है सर फ्री कैश फ्लो अप्रोच, जिसमें फ्री कैश फ्लो ऑफ फर्म को ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से डिस्काउंट करते हो और इक्विटी को कॉस्ट ऑफ इक्विटी से करते हो। आप ये वाला ले लो, या फिर इसके बाद मैं थोड़ा समझा दूंगा, अदरवाइज आप इसको भी पकड़ सकते हो, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, सिंपल। अच्छा, 2 चीज़ें मैं समझाऊंगा इस क्वेश्चन के जस्ट बाद। तो ये आपका WACC आ जाएगा, उससे ये कैश फ्लोज को डिस्काउंट करके आपकी मार्केट वैल्यू आ जाएगी। तो 2 तरीके से मार्केट वैल्यू निकलती है। व्हाट इज द पोटेंशियल वैल्यू टू बी प्लेस्ड ऑन एक्स प्राइवेट लिमिटेड? 2 वैल्यू निकलती है आपकी, एक तो है सर ये 300 की, और एक तो ये डिस्काउंटेड वाली। चलो अब आपको एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले तो उसने लीवर्ड बीटा निकाला 2.64 का, इसके बाद में पता नहीं उन्होंने क्यों छोड़ दिया उस कॉन्सेप्ट को और फिर आ गए एंटरप्राइज वैल्यू पे, और एंटरप्राइज वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट इन 2 लाइन में ख़त्म करा, जिसमें आता है 300 जो हमने निकाला। फिर वापस शुरू करा उन्होंने CAPM, जिसमें वो लीवर्ड बीटा का इस्तेमाल किया गया। और उससे कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाली, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से आपने ये देखो 60/100 और ये आफ्टर टैक्स निकाल के 40/100, तो WACC आया। WACC से अगले 3 साल के कैश फ्लोज आपने डिस्काउंट करके वैल्यू निकाल ली फर्म की 272.15। सो फाइनली द फ्यूचर कैश फ्लोज कैन बी डिस्काउंटेड एट द WACC ऑब्टेन्ड अबव एज अंडर। सो 2 आंसर है इस क्वेश्चन के, सिर्फ एक नहीं है, एक है ये 300 वाला भी, 300 एंड 272.15 दोनों तरफ से। अच्छा,
इजी था, डिस्काउंटेड कैश फ्लो ही था। कैश फ्लोज को डिस्काउंट करना है तो डब्ल्यूएसीसी चाहिए, डब्ल्यूएसीसी के लिए हमको कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट चाहिए। कॉस्ट ऑफ डेट था, वेट ऑफ इक्विटी और डेट था, सिर्फ कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं था, तो हमने सीएपीएम से निकालने की कोशिश करी। सीएपीएम में निकालते समय हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे हमें लीवर्ड बीटा चाहिए। क्यों चाहिए था ये भी याद रखो, ऐसा नहीं कि अब हर बार ही लीवर्ड लगेगा, अनलीवर्ड भी लग सकता है। तो पहले तो ये समझो कि यहाँ पे लीवर्ड और अनलीवर्ड बीटा की जरूरत कब पड़ती है सीएपीएम में। अगर आपकी कंपनी में डेट है तो तब कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए लीवर्ड बीटा की जरूरत लगेगी। अगर कंपनी में डेट है ही नहीं, यानी पूरी तरह से इक्विटी है, तो फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए आप यहाँ पे अनलीवर्ड बीटा ले सकते हो, जो 1.8 दिया था क्वेश्चन में। पर वो हम सब तभी लेते जब कंपनी में डेट नहीं होता। हमारी कंपनी में तो डेट था, इसलिए वो बीटा अनलीवर्ड वाला नहीं ले सकते थे। ठीक है सर, कहानी खत्म हुई। अब मैं 2 चीज़ें समझा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना। ये जो फर्म की कैश फ्लोज होती है ना, ये फर्म की कैश फ्लोज होती है, ये आप इक्विटी प्लस डेट दोनों के लिए निकालते हो। इसका मतलब आप बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट छोड़ दो, आप इन स्टेक होल्डर्स को लो जिन्होंने कंपनी में पैसा डाला है। इक्विटी वालों ने भी पैसा डाला है, डेट वालों ने भी पैसा डाला है। तो थोड़ा तो इनके लिए सोचो कि इनको जो दिया जाने वाला पैसा है उसे आप कहते हो फ्री कैश फ्लो टू फर्म। फ्री कैश फ्लो टू फर्म, फर्म के लिए वैल्यू निकालना है तो फर्म के लिए कैश फ्लोज निकालनी है। अब बात करते हैं फ्री कैश फ्लो टू फर्म। ये वो कैश फ्लोज होती है जिसमें से इंटरेस्ट दिया जाना बाकी है, प्रिंसिपल का रीपेमेंट दिया जाना बाकी है। यानी कि डेट और इक्विटी वालों को जिसमें से पेमेंट किया जा सकता है, जाता है, वही कैश फ्लोज। सो अब आपको 2 चीज़ें एडजस्ट करनी है, ध्यान देना। यह है बैलेंस शीट और यह है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां से थोड़े क्वेश्चंस, जब ये वाला डिफिकल्ट पार्ट है सबसे, फ्री कैश फ्लो अप्रोच को यूज़ करना, बाकी सब कुछ ईजी है चैप्टर में। यह है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और यह है बैलेंस शीट। ठीक है, आपका यहाँ पे सेल्स आता है, कॉस्ट आती है, ईबीआईटी आता है, इंटरेस्ट आता है, ईबीटी आता है, टैक्स आता है, ईएटी आता है। ठीक है, फिर इक्विटी का डिविडेंड आता है। अब अगर आप इक्विटी वालों के लिए अर्निंग देखोगे तो वो है इक्विटी का डिविडेंड, और डेट वालों के लिए देखोगे तो वो है इंटरेस्ट। हमको तो सर ऐसी कैश फ्लोज निकालनी है जिसमें से दोनों को अभी दिया नहीं गया हो, क्योंकि अगर आपने दे दिया तो अब जो बचा हुआ कैश फ्लो है उसमें से नहीं देना बनता। सो वो कैश फ्लो बनती है सर आपकी ईबीआईटी, ये वाली फिगर। पर एक प्रॉब्लम है, पता है, ईबीआईटी आप देखोगे ईबीआईटी में से इंटरेस्ट दिया जा रहा है, टैक्स दिया जा रहा है और डिविडेंड भी आगे दिया जा रहा है। सो इंटरेस्ट और डिविडेंड तो समझ आता, लेकिन गवर्नमेंट भी इंक्लूडेड है उसमें। हमें गवर्नमेंट को हटाना पड़ेगा, क्योंकि हम तो सिर्फ इक्विटी और डेट वालों के लिए वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो कैश फ्लो भी सिर्फ उनके लिए होनी चाहिए। तो ईबीआईटी सिर्फ उनके लिए नहीं होती। अगर आप सिर्फ ईबीआईटी लोगे तो वो है सर इक्विटी प्लस डेट प्लस गवर्नमेंट। और अगर मैं सीक्वेंस में बताऊं तो सबसे पहले तो डेट, फिर गवर्नमेंट और फिर इक्विटी। तो आपको करना क्या है, गवर्नमेंट को हटाने के लिए ईबीआईटी 1 माइनस टैक्स लो। तो अब इसमें से डेट को भी दिया जाना बाकी है और इक्विटी को भी दिया जाना बाकी है, लेकिन गवर्नमेंट को देने की ज़रूरत नहीं है। तो असली शुरुआत होती है आपकी फ्री कैश फ्लो टू फर्म निकालने के लिए ईबीआईटी 1 माइनस टैक्स लेके। आप ध्यान देना, इसमें से हमने इंटरेस्ट माइनस नहीं करा। अगर इंटरेस्ट माइनस कर देते तो वो सर फर्म की कैश फ्लो नहीं रहती, वो इक्विटी की कैश फ्लो बन जाती सिर्फ। ठीक है, सो आपने ये लिया। अब ध्यान देना, इसमें सबसे पहली चीज़ जो आप करते हो ईबीआईटी 1 माइनस टैक्स में, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ईबीआईटी 1 माइनस टैक्स में आप सबसे पहले डेप्रीशिएशन और ऐसे नॉन कैश आइटम एडजस्ट कर देते हो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जितने भी एडजस्टमेंट है उसमें डेप्रीशिएशन ऐड बैक कर देते हो, क्योंकि आपने पहले डेप्रीशिएशन माइनस किया था लेकिन वो नॉन कैश आइटम था। हम क्या निकाल रहे हैं, फ्री कैश फ्लोज निकाल रहे हैं। तो नॉन कैश आइटम जो आपने माइनस कर दिया था टैक्स के बेनिफिट की वजह से, उसे टैक्स हटाने के बाद वापस ऐड बैक कर दो। इसके साथ आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पूरा एडजस्टमेंट हो जाता है खत्म। अब अगर आप बैलेंस शीट में आते हो और देखते हो, बैलेंस शीट में आके देखते हो तो यहाँ होता है इक्विटी, यहाँ होता है डेट, हमको इन दोनों के लिए निकालना है। इसका मतलब इसके पहले लगने वाले बैलेंस शीट के बाकी हर जगह में अगर कोई कैश फ्लो लग रहा है तो वो भी माइनस या प्लस कर दो। फिक्स्ड असेट्स और यह है करंट लायबिलिटी और करंट असेट्स, इसको मिला के हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। ये जो करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज है इसको मिला के हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, ध्यान देना मेरी बात पे। फिक्स्ड असेट्स में अगर आप कुछ एडिशनल परचेज कर रहे हो तो वो भी माइनस करना ज़रूरी है यहाँ तक पहुँचने के लिए, और वर्किंग कैपिटल भी अगर बढ़ रहा है तो वो भी माइनस करना ज़रूरी है। इस तरह से पूरी बैलेंस शीट एडजस्ट हो जाती है।
इसका मतलब आप इसमें से और क्या माइनस करोगे, इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। ये दोनों चीज़ें माइनस करने के बाद आप बोलोगे कि यार ये देखो मैंने यहाँ पे पीएनएल एडजस्ट कर लिया, यहाँ बैलेंस शीट और यहाँ बैलेंस शीट एडजस्ट कर ली, अब जो कैश फ्लो बची है वो है फ्री कैश फ्लो टू फर्म। इसमें से दोनों को दिया जाना बाकी है, ठीक है, सिंपल। अगर आप इसमें से अब इंटरेस्ट भी माइनस कर देते हो ना, इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स, तो वो बन जाएगी FCFE। चलो वो तो बाद में बात करेंगे। तो ये वाला पार्ट है। अच्छा, ये ऐसे निकालते हैं फ्री कैश फ्लो टू फर्म। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, आपने ये चीज़ ऑलरेडी देख चुके हो कि सिक्योरिटी वैल्यूएशन वाले चार्ट में आ जाओ, ये देखो है कैश फ्लो बेस्ड सिक्योरिटी वैल्यूएशन में हमने देखा था FCFF क्या होता है और FCFE क्या होता है। FCFF का जो बेस होता है वो होता है सर EBIT। तो आप शुरुआत ही वही करते हो क्योंकि EBIT में गवर्नमेंट भी इंक्लूडेड होती है, तो आपने पहले ही गवर्नमेंट को हटा दिया, ध्यान देना। अब EBIT 1 माइनस टैक्स करके गवर्नमेंट को हटा दिया। अब ये वो पैसा है जिसमें से डेट और इक्विटी होल्डर्स को इंटरेस्ट और डिविडेंड दिया जाना है। इसमें से डेप्रीशिएशन ऐड कर देते हो, और ध्यान देना इसमें आप सबसे पहले इक्विटी और इंटरेस्ट देने के पहले आप कैपिटल एक्सपेंडिचर भी अगर कुछ लग रहा है तो माइनस कर देते हो, और अगर वर्किंग कैपिटल भी बढ़ रहा है तो माइनस कर देते हो। अब जो पैसा बचा है वो सिर्फ इक्विटी और डेट वालों का है और किसी का हक नहीं है उस पर। ये प्रॉफिट एंड लॉस से शुरुआत करा आपने, प्रॉफिट एंड लॉस का एडजस्टमेंट करा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया खत्म। और ये दोनों जो एडजस्टमेंट है बाकी के, ये बैलेंस शीट के प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट आइटम खत्म करने के बाद आप पहुंचते हो कैपिटल स्ट्रक्चर पे। तो वो पैसा जो होता है उसे फ्री कैश फ्लो टू फर्म कहा जाता है, जिसमें से डेट और इक्विटी दोनों को मिलना होता है, डेट और इक्विटी दोनों को मिलना होता है, ठीक है। इतना समझ गया आपको। अब एक और चीज़ बता रहा हूँ, अगर आप EAT से भी शुरुआत करते हो तो भी आप यहाँ पे पहुँचना है, EBITDA से भी शुरुआत करते हो तो भी आपको यहाँ पे पहुँचना है, FCFE से भी शुरुआत करते हो तो भी आपको यहाँ पे पहुँचना है। ऐसे करते आप आगे जा सकते हो। FCFE में क्या होता है ध्यान देना, अगर सिर्फ इक्विटी वालों के लिए निकाल रहे हो तो इंटरेस्ट माइनस कर दो, क्योंकि इंटरेस्ट तो डेट वालों का पैसा है। तो ऐसे में डेट वालों का भी पैसा आप माइनस कर दो, आप सीधा लो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें से देखना इंटरेस्ट माइनस हो चुका है, इसमें डेप्रीशिएशन ऐड करते हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर, नॉन कैश वर्किंग कैपिटल तो करते ही हो। इसके अलावा डेट को भी जो अगर पैसा उठाया है उनसे या उनको रीपे किया है तो वो भी एडलेस कर दोगे, क्योंकि अब डेट नहीं चाहिए ना, हमें तो कैश फ्लो चाहिए सिर्फ इक्विटी वालों की। तो इक्विटी वालों के अलावा जितने को भी लेना देना बनता है इंक्लूडिंग डेट, वो भी एडलेस कर दोगे, कहानी खत्म। अब FCFF और FCFE निकालना तो हमने सिक्योरिटी वैल्यूएशन में भी सीखा था, अभी भी सीख लिया। लेकिन एक चीज़ का थोड़ा सा लॉजिक बिठाओ, फर्म की कैश फ्लो में आपको पता है ना इक्विटी प्लस डेट दोनों होता है, यानी कि इन कैश फ्लोज को अगर इससे डिस्काउंट किया जाए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ये भी तो कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी से आती है। यानी आप नोटिस करना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी डेट और इक्विटी है, फ्री कैश फ्लो टू फर्म में भी डेट और इक्विटी है, और वैल्यू ऑफ द फर्म जो निकलेगी उसमें भी डेट और इक्विटी होगा ऑटोमेटिकली। तो आपको अगर वैल्यू ऑफ द फर्म निकालना है तो ऐसे निकालना है, इसके बाद वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना है तो आपको इक्विटी की कैश फ्लो लेनी है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिस्काउंटिंग करनी है, खत्म। इससे इक्विटी की वैल्यू आ जाएगी। इन सब चीज़ों के अलावा एक चीज़ और है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको फर्म की वैल्यू निकालने के बाद अगर डेट उसमें से माइनस कर दो तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाती है। फर्म की वैल्यू माइनस डेट विल बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने के दो तरीके, फर्म की वैल्यू निकाल के डेट माइनस कर दो, ऐसा हमने अभी किया था एक क्वेश्चन में पहले, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी। और या तो आप FCFE को डिस्काउंट कर लो कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, तो भी वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी, ठीक है। ऐसे हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, आप उस पर थोड़ा सा ध्यान देना। गुड पार्ट इज FCFF निकालते समय इंटरेस्ट माइनस नहीं करते, ये ध्यान में रखना। इंटरेस्ट बोलो, प्रिंसिपल रीपेमेंट बोलो, ये सब चीज़ें नहीं होती माइनस। आ जाओ आइए सर क्वेश्चन नंबर 17 को कंटिन्यू करते हैं। अब Mr. X, a financial analyst, intends to value the business of PQR Limited in terms of the future cash generating capacity. फ्यूचर की कैश जनरेटिंग कैपेसिटी को देखते हुए PQR लिमिटेड को हम वैल्यू करना चाहते हैं।
अगले 4-5 सालों तक ये कैश फ्लोज रहेंगे और कहानी ख़त्म नहीं हो रही। 5वें साल के बाद में परपेचुअल कैश फ्लो शुरू हो जाएंगे। तो आपने ऐसे क्वेश्चन सिक्योरिटी वैल्यूएशन में देखे थे, 2 फेज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, 3 फेज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, कि एक फेज तक कुछ कैश फ्लोज होती है, डिविडेंड होती है और उसके बाद परपेचुइटी शुरू होती है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो आप आखिरी में क्या करते थे, टर्मिनल वैल्यू निकालते थे। जब भी टर्मिनल वैल्यू निकालते हो उसके अगले साल की कैश फ्लो लगती है। अगर आपके पास में नहीं होगी तो ग्रोथ ऐड करके निकाल सकते हैं, एंड डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस ग्रोथ। और ये जो एक बार TV5 निकल गई तो उसको फिर आप लेके आते हो 0 पॉइंट ऑफ टाइम पे। ये 1170 और ये TV5 जो होता है ये सेम टाइम पे होती है, ठीक है। इस क्वेश्चन में कहानी थोड़ी डिफरेंट है, देखो आगे। इट इज फर्दर एस्टिमेटेड दैट बियॉन्ड 5th ईयर कैश फ्लोज परपेचुएट करेगी एट अ कांस्टेंट ग्रोथ रेट ऑफ 8% पर एनम, mainly on account of inflation. The perpetual cash flow is estimated to be 10,260 lakhs at the end of 5th year. ये perpetual cash flow है सर, टर्मिनल वैल्यू नहीं है। तो 5वें साल के एंड में आपको 10,260 दिया है, आपको ये 5th ईयर की चाहिए थी या 6th ईयर की चाहिए थी? टर्मिनल वैल्यू 5वें साल की निकालने के लिए 6th ईयर की चाहिए, है तो 5th ईयर की, तो हम इसमें ग्रोथ ऐड करेंगे, ठीक है। What is the value of the firm in terms of expected future cash flows if the cost of capital of the firm is 20%? मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ। पांचों कैश फ्लोज को 20% से डिस्काउंट करो तो एक वैल्यू आएगी जो होगी 1 से लेके 5 साल तक की, ठीक है। और इसके बाद में ऐड करो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ TV5, तो उसको भी 5वें साल के फैक्टर से डिस्काउंट करोगे, लेकिन उसके पहले TV5 यानी टर्मिनल वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर 5 निकालनी पड़ेगी। TV5 is equal to 10,260 into 1.08 divided by cost of equity, sorry cost of capital minus 0.08, क्योंकि cost of capital ले रहे हो तो फर्म की वैल्यू निकलेगी ठीक है। तो ऐसे करके TV5 आ जाएगी और उसको भी डिस्काउंट कर लो। इन दोनों वैल्यू को टोटल करोगे तो आ जाएगी वैल्यू ऑफ द फर्म। फर्म में होता है सर डेट और इक्विटी दोनों। आगे, द फर्म हैज आउटस्टैंडिंग डेट्स ऑफ 3620 लैक्स एंड कैश एंड बैंक बैलेंस ऑफ 2710 लैक्स। कैलकुलेट करो शेयर होल्डर की वैल्यू पर शेयर अगर नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग इज दिस मच। ध्यान देना मेरी बात पे कि अगर आपको शेयर की वैल्यू निकालनी है, मार्केट प्राइस निकालनी है, तो मार्केट वैल्यू इक्विटी की लगेगी डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ शेयर। आपके पास नंबर ऑफ शेयर तो है यहाँ पे, लेकिन इक्विटी की वैल्यू फर्म की वैल्यू से निकाली जा सकती है अगर आप उसमें से ये डेट माइनस कर दो तो। सिंपल है, फर्म की वैल्यू माइनस डेट विल बी इक्वल टू इक्विटी की वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। कहानी खत्म। अब बहुत सारे बच्चों का यहां बोलना था कि सर कैश एंड बैंक बैलेंस जो था उसको क्यों नहीं माइनस किया। वो तो ये बात हो गई कि जितना खाने को दो उतना खाना ही पड़ेगा। जरूरी नहीं है सर, जितना जगह है ना, जितनी जरूरत है उतना ही खाएंगे। 2710 लैक्स का जो कैश एंड बैंक बैलेंस है उसको माइनस या प्लस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फर्म की वैल्यू जब आप निकालते हो ये फ्यूचर कैश फ्लो को ध्यान में रखते हुए निकाला था, तो उसमें ये 2710 सब एडेड है, ये मान के चलेंगे हम। तो माइनस प्लस करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, वो आपको दिया हुआ ही कंफ्यूज करने के लिए। तो जिनको कॉन्सेप्ट नहीं आते ना वो अपना बेस्ट दिमाग लगाते हैं कि जो डेटा दिया है सबको इस्तेमाल कर लो। अब पता है डेट को माइनस करना पड़ेगा तो करा, लेकिन कैश एंड बैंक बैलेंस को वो लोग ऐड कर देंगे, कोई माइनस कर देगा। मतलब कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट देना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है सर। कंसेप्चुअली चलो, फर्म की वैल्यू में से डेट की वैल्यू माइनस करोगे तो इक्विटी की वैल्यू आएगी, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करोगे तो मार्केट प्राइस आएगी, वही हमें निकालना था। आगे, द फर्म हैज़ रिसीव्ड अ टेक ओवर बिड ऑफ 225 पर शेयर। कोई तो इस फर्म को, हमारी कंपनी को 225 रुपये पर शेयर में खरीदना चाहता है। क्या ये ऑफर अच्छा है? अच्छा होगा ऑफर अगर ये मार्केट प्राइस कम रही 225 से। तो अगर हमने यहाँ पे मार्केट प्राइस 220 निकाली और हमको कोई 225 ऑफर कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हमारी मार्केट प्राइस ही 250 है और 250 की जगह अगर कोई हमें 225 ऑफर कर रहा है तो बहुत बुरी बात है, तो हम नहीं मानेंगे। आ जाओ सर, अब तीनों का आंसर देखते हैं। ये हमने किया 5 साल के कैश फ्लोज को डिस्काउंट, इतना आ गया। उसके बाद में हमने टर्मिनल वैल्यू ली, 8% ग्रोथ ऐड किया, परपेचुइटी से निकाला तो ये इतनी आ गई। उसको भी 5वें साल के फैक्टर से हमने डिस्काउंट किया, क्योंकि ये जो टर्मिनल वैल्यू थी ना, ये टर्मिनल वैल्यू 5th ईयर के एंड में थी। तो 5वें साल का फैक्टर लिया तो ये वैल्यू आ गई। सो एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू, इन दोनों को हमने टोटल किया तो ये कंपनी के सारे आगे के ईयर्स की
प्रेजेंट वैल्यू आ गई कैश फ्लो की। अब उसी प्रेजेंट वैल्यू में से देखो आपने डेट माइनस किया, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड किया, तो हर शेयर की कीमत आती है 241.29। अब अगर हमारे हर शेयर की कीमत 241.29 है और कोई हमें 225 ऑफर कर रहा है तो क्या हम मानेंगे? बिल्कुल भी नहीं मानेंगे सर। सो इट्स नॉट अ गुड ऑफर। कहानी खत्म। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ WXY लिमिटेड। एक कंपनी है जो कि ग्रो करेगी एट अ रेट ऑफ 20% फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। ध्यान देना, 20% अगले 3 सालों के लिए, और उसके बाद वो स्टेबलाइज हो जाएगी ग्रोथ रेट 8% पर एनम एट अ नॉर्मल लेवल इन परपेचुटी। इस क्वेश्चन में 5 साल के बाद परपेचुटी थी, इस क्वेश्चन में 3 साल के बाद परपेचुटी है। ध्यान देना मेरी बात पे, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, कॉन्सेप्ट पे। इसको डिस्काउंट, इसको डिस्काउंट, इसको डिस्काउंट करोगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ निकालोगे टर्मिनल वैल्यू 3 और इसको भी डिस्काउंट करोगे, ये हो जाएगी वैल्यू। अब ये वैल्यू फर्म की है या इक्विटी की है? अगर आपने यहाँ पे फ्री कैश फ्लोज टू फर्म यूज़ किया तो ये फर्म की वैल्यू आएगी, इक्विटी यूज़ किया तो इक्विटी की वैल्यू आएगी। बहुत सिंपल। अगर फर्म है तो डिस्काउंटिंग ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से होगी, अगर फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी है तो डिस्काउंटिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी से होगी। तो ये डिपेंड करता है कि कैश फ्लो और डिस्काउंटिंग का रेट क्या है। आगे देखते हैं सर। रेवेन्यू आपको दिया हुआ है। अच्छा, ये तो बड़ी कहानी बनेगी सर अब, ठीक है। हाँ, रेवेन्यू आपको दिया हुआ है करंट 7,500, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया है, ऑपरेटिंग के खर्चे दिए हुए हैं। अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ तक अगर रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करते हो तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाता है आपका। कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेप्रिसिएशन विच इज़ इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऐसा बोला है, हम इसमें मान लेते हैं कि इंक्लूडेड है। अब बताओ मेरे को, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, आप निकाल लो, साइड में कर लो उसको। 600 तो कितना आएगा? ये 1850 आ जाएगा। डेप्रिसिएशन को अलग काउंट कर लेना, ठीक है सर। ड्यूरिंग द हाई ग्रोथ पीरियड रेवेन्यूज एंड अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स विल ग्रो एट अ 20% पर एनम रेट। कैपिटल एक्सपेंडिचर नेट ऑफ डेप्रिसिएशन विल ग्रो एट 15% पर एनम। ये थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। एंड फ्रॉम ईयर 4 ऑनवर्ड्स दैट इज द नॉर्मल ग्रोथ पीरियड, रेवेन्यूज एंड EBIT विल ग्रो एट 8% पर एनम, जैसा कि पिछले कुछ पार्ट में दिया हुआ था। इंक्रीमेंटल कैपिटल एक्सपेंडिचर नेट ऑफ विल बी ऑफसेट बाय द डेप्रिसिएशन। ड्यूरिंग बोथ हाई ग्रोथ एंड नॉर्मल ग्रोथ पीरियड वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो है 25% ऑफ द रेवेन्यू। अब थोड़ी सी मेरी बात को समझो आप। ये बैलेंस शीट है, ये P&L अकाउंट है, ठीक है। अब हमें इन लोगों के लिए वैल्यू निकालना है, डेट और इक्विटी, यानी कि वैल्यू ऑफ फर्म, ठीक है। हम यहाँ से शुरू करेंगे जो कि है EBIT, इंटरेस्ट वगैरह माइनस नहीं करते। EBIT में से आप सबसे पहली बात तो टैक्स हटा देते हो, और जितना भी नॉन कैश आइटम आपने एक्सपेंसेस माइनस किया था जैसे कि डेप्रिसिएशन, वो करते हो ऐड बैक। यहाँ से P&L का पार्ट हो जाता है ख़त्म, P&L पूरा एडजस्ट हो गया। अब बैलेंस शीट में ये होता है फिक्स्ड असेट्स और ये होता है सर वर्किंग कैपिटल। इन दोनों को भी एडजस्ट करना है, यानी कि जितना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड है वो भी अलग रख लो, वर्किंग कैपिटल जो है वो भी अलग रख लो। तो ये 3 चीज़ों का एडजस्टमेंट अगले 4-5 क्वेश्चन में आने वाला है, ये याद रखो। जैसे ही आप ये करते हो तो आपका आ जाता है फ्री कैश फ्लोज टू फर्म। इसको आप ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से डिस्काउंटिंग करके फर्म की वैल्यू निकाल लेते हो। इसमें से वैल्यू ऑफ डेट माइनस करके वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल लेते हो। नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करोगे तो मार्केट प्राइस आ जाएगी। पी रेशो से डिवाइड करोगे तो EPS आ सकता है, या फिर आप बोलो EPS से डिवाइड करोगे तो पी रेशो भी आ सकता है। तो निकलता तो बहुत कुछ है, आगे निकालने जाओ तो आपको कहाँ तक पहुँचना है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है सर। तो आपको ये 3 ट्रीटमेंट पता होनी चाहिए। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं। मान लो ये है 100 रुपये, डेप्रीशिएशन है 10 रुपये, कैपेक्स है 10 रुपये और वर्किंग कैपिटल है 15 रुपीज़। अब आप एक चीज़ बताओ, डेप्रीशिएशन 10 रुपये का ऐड करना और कैपेक्स 10 रुपये का माइनस करना, तो बात सेम ही पड़ गई। यानी इनके ये क्या हो रहा है, अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो ऑफसेट हो रहा है डेप्रीशिएशन से, यानी कि दोनों का इम्पैक्ट 0 पड़ेगा। तो लो ही मत, ना डेप्रीशिएशन लिखो ना कैपिटल एक्सपेंडिचर लिखो, अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो। सो यही हो रहा है हमारे 3 साल के पीरियड के बाद जब परपेचुअल कैश फ्लो शुरू हो रही है।
चौथे साल से डेप्रीशिएशन और कैपिटल एक्सपेंडिचर की अमाउंट सेम आ रही है, इसलिए आप इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हो टोटली। बट 3 साल तक ये जो कैपेक्स नेट ऑफ डेप्रीशिएशन है, अब मैं आपको कैपेक्स नेट ऑफ डेप्रीशिएशन बताता हूँ। मान लो 10 रुपये का डेप्रीशिएशन है और 15 रुपीज़ का कैपेक्स है, तो व्हाट इज़ द कैपेक्स नेट ऑफ डेप्रीशिएशन? 5। सीधा 100 में से 5 माइनस करो ना, 10 ऐड करके 15 माइनस करना या 5 माइनस करना, बात तो सेम ही पड़ी। सो ये है सर कैपिटल एक्सपेंडिचर नेट ऑफ डेप्रीशिएशन। कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस डेप्रीशिएशन इज 5, और ये ग्रो हो रहा है सर पहले 3 सालों तक 15% से। अगर आप 5 को भी एडजस्ट करते जा रहे हो, इसका मतलब हम ये मान के चलेंगे कि डेप्रीशिएशन एड बैक हो रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस हो रहा है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आ जाओ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेवेन्यू को 20% से ग्रो करते जाएंगे अगले 3 सालों तक, और चौथे साल में हम उसको 8% से ग्रो करेंगे। उसके बाद में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के साथ भी सेम चीज़ होगी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के साथ भी सेम चीज़ होगी, डेप्रिसिएशन के साथ भी सेम चीज़ होगी, और फिर आएगा हमारा ईबीआईटी जिसके साथ भी सेम चीज़ होगी। क्योंकि पहले तीनों चारों चीज़ें अगर सेम रेट से बढ़ी है तो ईबीआईटी भी अल्टीमेटली उसी रेट से बढ़ेगा। आ जाओ, रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, और इसका रिजल्ट आएगा सर आपका ईबीआईटी। पहले 3 साल तक 20% से ग्रोथ है और उसके बाद 8% से। सो ये जो वैल्यू निकली है ये 1.08 करके निकली है, मल्टीप्लाई करके, ठीक है, अपने आप। पर उसके पहले हर वैल्यू 20% से ग्रो करके निकली है। अब मैं आपको बताता हूँ, हमारा रेवेन्यू था 7,500, तो मान लो ये 0th ईयर यहाँ आ गया, ज़रूरत तो है नहीं, तो 7,500 मल्टीप्लाइड बाय 1.20, 20% से ग्रोथ, फिर 1.20, फिर 1.20, ऐसे कर करके आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ले लो, कितना था, 3,000 था, ये रो 3,000 इंटू 1.20। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखना, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमने अगर डेप्रिसिएशन हटा के लेना है तो 1850 आता है, तो 1850 इंटू 1.20 कर लो, फिर 1.20, फिर 1.20, डेप्रिसिएशन 600 है, इंटू 1.20 कर लो, फिर 1.20, 1.20, इस तरह से। अब आप बोलोगे सर कैपिटल एक्सपेंडिचर नेट ऑफ डेप्रिसिएशन तो 15% से ग्रो हुआ, तो फिर डेप्रिसिएशन क्यों 20 से ग्रो हो रहा है? देखो, डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, वो 20 से होगा तो ये भी ऑटोमेटिकली 20 से हो रहा। जो नेट ऑफ फिगर है ना, वो 15% से हम वो करेंगे। इनका बोलने का सिंपल मतलब है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर की जिस हिसाब से वैल्यू है उस हिसाब से ये फॉर्मूला सही बैठता है। ठीक है, तो ईबीआईटी आया। हमने क्या सोचा था, ईबीआईटी में ध्यान देना, ये किसके लिए अप्लीकेबल है, डेट, फिर गवर्नमेंट, फिर इक्विटी। हमें गवर्नमेंट को यहाँ से हटाना पड़ेगा, इसलिए टैक्स हटाया, अर्निंग आफ्टर टैक्स आया। पर ये क्या कैश फ्लो है हमारा? कैश फ्लो नहीं है ना। यहाँ तक आप मोस्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एडजस्ट कर चुके हो और उसके बाद सिर्फ 3 एडजस्टमेंट होती है। डेप्रिसिएशन ऐड बैक करते हो, क्यों? क्योंकि वो नॉन कैश आइटम है। कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस करते हो, बैलेंस शीट का आइटम, वर्किंग कैपिटल में जो इंक्रीज होता है वो भी माइनस करते हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेप्रिसिएशन की का इम्पैक्ट साथ में दे रहा है। मैं बताता हूँ कैसे, ध्यान देना। आप कैपिटल एक्सपेंडिचर देखोगे तो 750 है 0 टाइम का, और डेप्रिसिएशन 600 है, यानी कि दोनों की नेट ऑफ फिगर कितनी हो गई, 150। ठीक है सर, तो ये था 150 जो कि हर बार 15% से ग्रो हो रहा है। सो 150 को 15% से ग्रो करोगे 172.5, फिर 15, फिर 15, लेकिन आखिरी में ये आ गया 0, क्योंकि डेप्रिसिएशन और कैपिटल एक्सपेंडिचर की अमाउंट एग्जैक्ट सेम होने की वजह से दोनों का जो डिफरेंस है वो आता है 0। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ध्यान देना, उन्होंने बोला कि वर्किंग कैपिटल हर बार, हर साल 25% रेवेन्यू का होना चाहिए। हमारा रेवेन्यू कितना, ये वाला है ना, हम एक काम करते हैं, वर्किंग कैपिटल का बैलेंस कितना होना चाहिए वो हर बार का निकाल लेते हैं। तो अभी एग्जिस्टिंग कितना होना चाहिए, 0 पॉइंट पे 7,500, यानी 7,500 इंटू 25%, तो वो अमाउंट आता है कुछ 1875। ठीक है, अब आप 9,000 इंटू 25% करोगे तो वो आएगा 2250। ध्यान देना, अब आप हर बार रेवेन्यू का 25% निकालो। मैं लॉजिक बता रहा हूँ आपको, शॉर्टकट। अब आप हर बार रेवेन्यू का 25% निकालोगे तो ना बार बार फिगर लेनी पड़ेगी। पर आपको पता है ये जो रेवेन्यू है ये कांस्टेंट स्पीड से ग्रो हुआ था 20%, तो वर्किंग कैपिटल भी ऑटोमेटिकली कांस्टेंट स्पीड से ग्रो होगा। अब आप इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस निकालोगे तो वो 20% ही आएगा। अब इसको 1.20 से मल्टीप्लाई करो या इसका 25% लो, फिगर सेम ही आएगी। तो वो होता है 2,700
इंटू 1.20 3240, बस आखिरी वाले में फ़र्क पड़ जाएगा क्योंकि ग्रोथ रेट बदल गई थी वहाँ पे, तो उसका सीधा 25% ले लो, ये आ गया 3499.2, यानी कि अगर मैं इसको भी 8% से ग्रो करता तो एग्जैक्ट आता। तो जो रेवेन्यू 20% से ग्रो हुआ वैसी वर्किंग कैपिटल को भी ग्रो कर लो, और जब रेवेन्यू 8% से ग्रो हुआ वर्किंग कैपिटल को भी कर लो। अब आप थोड़ा सा ध्यान देना, वर्किंग कैपिटल कोई खर्चा तो होता नहीं कि जब 1875 हमने डाला तो वो पूरा खर्चा हो गया होगा, नहीं सर, वो बैलेंस रहता है। यानी कि अगले साल के 2250 में 1875 का बैलेंस ऑलरेडी था, बस हमें एक्स्ट्रा का डालना जरूरी था। सो व्हाट इज द इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल? द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, 2250 माइनस 1875, दैट कम्स टू 375। तो ये वो फिगर है जो कि कैश फ्लो रिप्रेजेंट करता है कि इतना हमारा और आउटफ्लो होगा, क्योंकि बाकी का तो इसमें इंक्लूडेड है। अब ध्यान देना एक चीज, अब आप हर बार यहां से डिफरेंस निकालो या इसको 20% से बढ़ाओ, आपका आंसर सेम ही आएगा। मैं फिर भी एक बार 2700 इंटू 22 माइनस 2250 करता हूं तो वो आता है 450, और अगर मैं 375 पे 20% ऐड करता हूं तो भी वो आता है 450, प्लस 20% करूंगा तो 540 आएगा। इसमें देख लेता हूँ 3499.2 माइनस 3240 करता हूँ तो वो आता है 259.2। इसमें 8% ऐड मत करना क्योंकि वैल्यू कम हो गई है। 3499.2 और 3240, ये 48% के आसपास आता है। चलो ठीक है, ये आ गया, ये समझा। 375 450 ये है आपका कैश फ्लो, द डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग वर्किंग कैपिटल। 375 450 540 एंड 259.20। सो ध्यान देना, अर्निंग आफ्टर टैक्स जो आया ना, यानी कि EBIT 1 माइनस टैक्स, इंटरेस्ट माइनस नहीं किया हमने, उसमें तीनों चीज़ें एडजस्ट हो गई यहाँ पे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेप्रिसिएशन और चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ये आ गया आपका फ्री कैश फ्लो टू फर्म। पहले 3 साल की कैश फ्लो ये है सर, इसको डिस्काउंटिंग कर लोगे, और ये है 4th ईयर की कैश फ्लो जो कि टर्मिनल वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर 3 निकालने के लिए काम आएगी। और ये जो 2680 निकाला आप देखना, इसमें 8% की ग्रोथ इंक्लूडेड है ऑलरेडी। यहां गलती से भी ऐसा मत कर देना 1+ ग्रोथ लिख दिया, डबल ग्रोथ आ जाएगी, वो गलत हो जाएगा। ऑलरेडी ग्रोथ इंक्लूडेड है, तो बस करना क्या है सर, टर्मिनल वैल्यू लो और उसको भी प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आ जाओ, आपकी फर्म की वैल्यू आ गई। मेन तो था इन तीनों का ट्रीटमेंट, ये समझ आ गया तो बाकी कहानी पूरी आसान है। तो देखो ये रहा 15% जो क्वेश्चन में WACC डायरेक्टली दिया हुआ है, निकालने की ज़रूरत नहीं। तो ये तीनों का हमने डिस्काउंटिंग फैक्टर लिया और एक ये वैल्यू आ गई। इसके बाद हमने देखना 2680 जो 4th ईयर के कॉलम का, 4th कॉलम का लास्ट वाला फिगर था, ये हर साल होगी इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल से और इस ग्रोथ रेट से, और हमने उसको डिस्काउंटिंग करना है क्योंकि ये TV3 है, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द एंड ऑफ ईयर 3 लेना पड़ेगा 0 पॉइंट पे लाने के लिए। तो ये हो गई हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द टर्मिनल वैल्यू, इसको इसके साथ ऐड किया, टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म आ गई। अब इसमें क्वेश्चन में और दिया हुआ तो नहीं है, लेकिन अगर आप इसमें से डेट माइनस कर दोगे तो वैल्यू ऑफ इक्विटी भी आ जाएगी, इसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करोगे तो मार्केट प्राइस भी आ जाएगा। सो क्रोनोलॉजी समझो, कॉन्सेप्ट वही चला आ रहा है सेल्स से लेके जब आप शुरू करते हो पूरा। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखना है तो ये देखो, इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है मैं बताता हूँ। मैं सिंपल सा डिफरेंस बताऊंगा, बाकी सब आपने करना है। 1 2 3, ये पीरियड में ग्रोथ रेट कितनी थी 20%, और इस पीरियड में ग्रोथ रेट कितनी थी 8%। लेकिन आपने नोटिस किया होगा दोनों पीरियड के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेम था, यहाँ पे 15%। इस क्वेश्चन में देखना, यहाँ पे भी हमने जो 3 साल का था उसमें 15% लिया, और टर्मिनल वैल्यू में भी यहाँ 15% लिया। मैं 2 चीज़ों को मार्किंग करता हूँ, ये है एक पीरियड, अरे यार रेड से जो कर रहा हूँ, ये और ये वाला पार्ट, ये तो परपेचुटी के लिए है 4th ईयर ऑनवर्ड्स, और वो पहले 3 सालों के लिए। इस क्वेश्चन में जो अभी हम देखने वाले हैं उसमें ये एक फिगर रहेगी पहले 4-5 सालों के लिए, और परपेचुटी के लिए अलग कॉस्ट ऑफ कैपिटल रहेगा। यानी कि उस पर्टिकुलर टाइम के बाद से जितनी भी कैश फ्लोज को डिस्काउंट करोगे यहाँ तक वो Y के रेट से डिस्काउंट होगी, और उसके बाद अगर और पीछे लाना है तो वो X से डिस्काउंट होगी। यानी कि इस दौर से गुजरने वाला, हाई ग्रोथ पीरियड से गुजरने वाली हर कैश फ्लो X के रेट से डिस्काउंट होगी।
और उसके बाद की हर कैश फ्लो वाई के रेट से डिस्काउंट होगी, लेकिन यहाँ तक सिर्फ। यानी कि मान लो आप 8वें साल का कुछ लेके आना चाहते हो तो 8वें साल का यहाँ तक आने के लिए वाई का रेट इस्तेमाल करोगे और उसके बाद एक्स का रेट इस्तेमाल करोगे उसको 0 तक लाने के लिए। बाकी सब कुछ सेम है। आइए देखते हैं क्वेश्चन। देखो, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। अब थोड़ा ध्यान देंगे, डायरेक्ट बात पे आता हूँ। एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ हायर रेट फॉर 4 ईयर्स। पिछले क्वेश्चन में 3 साल तक एक ग्रोथ रेट थी, अब 4 साल तक है और उसके बाद स्टेबलाइज हो जाएगी एट अ लोअर लेवल। अगेन सेम थिंग दिया आपको, रेवेन्यू, EBIT, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेप्रिशिएशन। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नेट ऑफ डेप्रिशिएशन लेना है तो 80 करोड़ आ रहा है वो, अगर आप ध्यान दे रहे हो तो। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पे। ग्रोथ इन रेवेन्यू एंड EBIT, जैसे पिछले क्वेश्चन में 20% और 8% थी, यहाँ 20 और 10 है। इसके बाद ग्रोथ इन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड डेप्रिशिएशन, ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर नेट ऑफ डेप्रिशिएशन, ये 20% से ग्रो होगा। यानी कि ये जो 80 की वैल्यू है ये 20% से ग्रो होगी अगले 4 सालों के लिए। और देखना स्टेबल पीरियड में वो 0 है, इट विल बी ऑफसेट, तो सिर्फ 4 सालों तक ये ग्रोथ होनी चाहिए। अब क्वेश्चन में ना आपको डेटा दिया हुआ है ये एक्स और वाई निकालने का, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। बहुत सिंपल सी बात है, पहले तो रिस्क फ्री रेट है, इक्विटी का बीटा है और मार्केट का प्रीमियम है। इतने डेटा से ये है RM माइनस RF, ये है इक्विटी का बीटा और ये रिस्क फ्री है। इतने डेटा से आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकल जाएगी CAPM से। ये प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट भी आपको दिया हुआ है। क्या करोगे प्री टैक्स के साथ, इसको 1 माइनस टैक्स कर देना, ये आफ्टर टैक्स आ जाएगा KD। अब KE और KD आ गया, इसको डेट इक्विटी रेशियो देख लो, ये है 50-50%, 1:1 का मतलब 50-50 रेशियो हो गया। वेट, ये 50 ये 50 और ये है 40 और ये है 60। सो सिर्फ ये क्या है, ये डेट है, ये इक्विटी है, ये डेट है, ये इक्विटी है। डेट इक्विटी रेशियो है ना, तो पहला वाला वैल्यू क्या है, डेट का है। तो 2 कॉस्ट ऑफ इक्विटी 2 कॉस्ट ऑफ डेट आ गई आपकी यहाँ पे। हाई ग्रोथ की कॉस्ट ऑफ इक्विटी अलग, स्टेबल ग्रोथ की कॉस्ट ऑफ इक्विटी अलग, हाई ग्रोथ की कॉस्ट ऑफ डेट अलग, स्टेबल ग्रोथ की कॉस्ट ऑफ डेट अलग, वेट्स अलग है। तो इन सब का इस्तेमाल करके WACC 2 रेट आपको निकालने हैं। ये देखो, एक सेकंड ना, यहाँ क्लियर देखना। उसके बाद लास्ट में आपको दिया वर्किंग कैपिटल पूरे टाइम 25% रेवेन्यू का रहना चाहिए। तो जितना भी रेवेन्यू है उसका एक लाइन ऊपर और लिख लो, वर्किंग कैपिटल 25% निकाल लो, दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लो, तो वो तो चेंज इन वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। टैक्स का रेट 30%। बहुत सिंपल भाषा में, सबसे पहले CAPM यूज़ करके KE निकाल लो, KD आफ्टर टैक्स निकाल लो, WACC यूज़ कर लो। ये क्या है, 50 कॉस्ट ऑफ इक्विटी, 50% कॉस्ट ऑफ डेट। फिर स्टेबल ग्रोथ में भी सेम चीज़ रिपीट करो, CAPM से KE निकाल लो, KD आफ्टर टैक्स आ गया, फिर वेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वेट कॉस्ट ऑफ डेट। तो 13 और 12% 2 रेट आ गए आपके। सो पहले 4 सालों के लिए क्या इस्तेमाल करोगे, 13%, और 4 साल तक बाकी की कैश फ्लो लाने के लिए आप इस्तेमाल करोगे 12%। मैं बताता हूँ, रेवेन्यू आपने ग्रो किया, EBIT ग्रो किया, EAT ग्रो किया, सीधा निकालो। EBIT के बाद आप अलग से टैक्स का पूरा रो मत लिखो, सीधा EAT में कैपिटल एक्सपेंडिचर नेट ऑफ डेप्रिशिएशन आप 80 से चालू करोगे, उसको 1.20 से मल्टीप्लाई करते जाओगे आगे तक, और बाद में तो 0 है ही। और वर्किंग कैपिटल कैसे निकालोगे, जो भी रेवेन्यू है इसका एक रो में ऊपर में 25% निकाल लो वर्किंग कैपिटल, और 2 ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच का डिफरेंस है ले लेना आपको। फ्री कैश फ्लोज आ गए। फ्री कैश फ्लोज आने के बाद ऑल्टरनेटिव तो मोड छोड़ दो, यहाँ आ जाओ। फ्री कैश फ्लोज में ये देखो, पहले 4 कैश फ्लोज को आपने 13% यानी हाई ग्रोथ रेट पे डिस्काउंट करा, ठीक है। इसके बाद आप देखना यहाँ पे 12% आपने इस्तेमाल करा है TV4 निकालने के लिए, यानी 5th ईयर ऑनवर्ड्स जितने भी कैश फ्लो है उसको आपने 12% से डिस्काउंट किया। लेकिन एक बार वो कैश फ्लो भी, जैसे कि ये TV4 पे आ गई, अब 4 साल से पीछे 0 पे ले जाना है तो इस दौर से गुजरना पड़ेगा जब रेट आपका 13% था। तो नोटिस करना आप 0.613 ये वाला फैक्टर इस्तेमाल कर रहे हो, यानी अब उसी टर्मिनल वैल्यू को 13% से चौथे साल से 0 पे लेके जा रहे हो, ठीक है ना। 1 2 3 4, सो TV4 यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए इसको 12% और यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए इसको 13%। सिंपल सी भाषा, कहानी खत्म, टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म आ गई। समझा आपको। बस इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 20 आप होमवर्क ले लो। 21 एग्जैक्टली ऐसा ही है, वो हम करते हैं। आ जाओ 21 देखना। 21 भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अभी तक आप क्या कर रहे थे, वैल्यू ऑफ द फर्म निकाल रहे थे, ठीक है। इसमें भी ऑलमोस्ट सेम चीज़ करनी है, लेकिन मुझे एक चीज़ बता दो ये क्वेश्चन शुरू करने के पहले। आप अगर याद कर रहे थे तो फ्री कैश फ्लो ऑफ द फर्म जो है ना, ये कैसे आई है,
पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद और वर्किंग कैपिटल माइनस करने के बाद, डेप्रिसिएशन ऐड बैक करने के बाद, और उसके बाद ये आया है। ये कैश फ्लो किसकी है ये बताना ज़रा। ये कैश फ्लो है डेट प्लस इक्विटी दोनों की। इसका मतलब क्या है पता है आपको, कि जितना भी पैसों की ज़रूरत थी वर्किंग कैपिटल के लिए और कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेप्रिसिएशन के लिए, वो पैसा दोनों ने कंट्रीब्यूट किया है। दोनों ने कंट्रीब्यूट किया है अपने अपने रेशो में, जो भी रेशो उनका डेट इक्विटी का था। पर अगर आपको ये कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी अगर निकालनी होती, तो आप क्या पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूरा डेप्रिसिएशन और चेंज इन वर्किंग कैपिटल एडजस्ट करते? नहीं सर। इस क्वेश्चन से और इसके पहले भी जो हमने देखा, एक आइडिया हमको मिलता है कि जब भी पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो इक्विटी और डेट वाले दोनों अपने रेशो में कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, यानी ये 96 का भी डेट इक्विटी रेशियो से डिवीजन होता है। डेट वाला अपना लाता है, इक्विटी वाला अपना लाता है। और अगर सिर्फ इक्विटी की कैश फ्लो निकालनी है तो इक्विटी जितना ही कैपिटल एक्सपेंडिचर का शेयर, डेप्रिसिएशन का शेयर और वर्किंग कैपिटल का शेयर इसमें से माइनस होना चाहिए, जिसकी कैश फ्लो निकालनी है उसकी। मैं आपको यहां पे हिंट दे देता हूं, देख लो। ये था आपका EBIT। इसमें से अगर इंटरेस्ट माइनस कर दो तो आ जाता है EBT। ये है डेट प्लस इक्विटी दोनों के लिए, यह है डेट के लिए और यह है सिर्फ इक्विटी के लिए। मानते हो बात को? ठीक है। अब EBIT में हम पूरा डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर रहे थे, पूरा कैपेक्स माइनस कर रहे थे और पूरा चेंज इन वर्किंग कैपिटल माइनस कर रहे थे। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि जब EBT आपको निकालना पड़ेगा इक्विटी के लिए, तो क्या सेम पूरा अमाउंट माइनस होगा? नहीं सर, आपको यहाँ पे ये निकालना होगा कि डेट और इक्विटी का रेशो क्या है क्वेश्चन में। अगर हम डेट और इक्विटी का रेशो निकालना चाहे कि पूरे डेट और इक्विटी का रेशो, लेट्स से फॉर एग्जांपल सिंप्लिसिटी के लिए मैं 40 और 60 ले लेता हूँ। ठीक है, 40-60, और डेप्रिसिएशन है 10 का, यहाँ 20 का और यहाँ 50 का मान लो। सिंप्लिसिटी ये 30 का ले लो। तो अब क्या होगा, ध्यान देना, ये हम मानेंगे कि 10 का जो डेप्रिसिएशन है उसका 40% कंट्रीब्यूट करेगा डेट वाला और 60% कंट्रीब्यूट करेगा इक्विटी वाला। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो 20 है उसका 40% कंट्रीब्यूट करेगा डेट वाला और उसका 60% कंट्रीब्यूट करेगा इक्विटी वाला। और 30 का जो वर्किंग कैपिटल है, अगेन द सेम रेशियो, सो 12 और 18। यानी इसका मतलब क्या है, ऑब्वियसली डेट इक्विटी रेशियो मेंटेन करना है तो इस एंगल से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट में से ये सब माइनस करने के बाद आपका फ्री कैश फ्लो टू डेट आएगा, सिंपल सी बात है। और ये माइनस करने के बाद फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी आएगा। इक्विटी के अर्निंग में से सिर्फ इक्विटी का ही हिस्सा, जो भी पैसा लगना है, इक्विटी का हिस्सा फॉर द फंड्स रिक्वायर्ड माइनस होना चाहिए। सो हमने क्या किया, जो भी इक्विटी का रेशियो था 60%, उसको मल्टीप्लाई किया और उतना ही माइनस करा। ठीक है, FCFE अगर निकालना है तो। अब ये क्वेश्चन देखना, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शेयर फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। शेयर की वैल्यू निकालनी है आपको। शेयर की वैल्यू अगर निकालनी है तो पहले डेटा देखो क्या क्या दिया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, इक्विटी कैपिटल दिया है कंपनी का, पार वैल्यू ऑफ द शेयर भी दिया है। आपको क्या लगता है इससे क्या मिल जाएगा आपको? इस दो डेटा से, टोटल कैपिटल और पार वैल्यू से आपको नंबर ऑफ शेयर मिल जाएंगे। मानते हो बात को? 13,000 डिवाइडेड बाय 40 फेस वैल्यू करोगे तो नंबर ऑफ शेयर मिल जाएंगे, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करोगे तो EPS मिल जाएगा। मानते हो? चलो ठीक है, EPS तो आ गया। हमको निकालना है वैल्यू ऑफ द शेयर, और आगे डेटा दिया हुआ है डेट टू इक्विटी रेशियो। अगर आप डेट टू इक्विटी रेशियो देखोगे अपनी कंपनी का तो 1:3 का आ रहा है, यानी टोटल डेट कंपनी में कितना है? 4 रुपये में से 1, वो हो गया सर 25%, और 3 रुपये, 4 में से 3 रुपये इक्विटी का, यानी कि 75%। ठीक है, डेट टू इक्विटी रेशियो ऑफ द प्रॉक्सी कंपनी 1:2, और उसी प्रॉक्सी कंपनी का बीटा दिया हुआ है, यानी कि ये जो बीटा है यह है लीवर्ड बीटा। ये जो बीटा आपको दिया हुआ है इसके अंदर कौन सा रिस्क इंक्लूडेड है डेट इक्विटी का? 1:2 वाला।
क्या हमें ये काम आएगा? नहीं सर, क्योंकि इसके अंदर जो डेट इक्विटी का रिस्क इंक्लूडेड है वो हमारे डेट इक्विटी के रिस्क से अलग है। ठीक है, लॉन्ग रन ग्रोथ रेट आपको दी हुई है, रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट, मार्केट का रिटर्न, क्या निकलेगा इन तीन डेटा से? ग्रोथ रेट तो छोड़ो, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न और मार्केट रिटर्न्स। इसके अलावा हमें बीटा चाहिए होगा, लेकिन ये वाला बीटा हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा सर? जो प्रॉक्सी का बीटा है उसको लीवर्ड को अनलीवर्ड करेंगे और फिर से उस अनलीवर्ड में हमारा डेट इक्विटी का रिस्क डाल के लीवर्ड करेंगे और फिर इस्तेमाल करेंगे CAPM में कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए। इसके बाद ये तीन डेटा देखना, कैपिटल एक्सपेंडिचर पर शेयर, डेप्रीशिएशन पर शेयर, चेंज इन वर्किंग कैपिटल ऑल्सो पर शेयर। बहुत सिंपल है, आपको पर शेयर वैल्यू निकालनी है। अब अभी तक आप पूरी कंपनी की वैल्यू निकाल रहे थे, अब पर शेयर निकालनी है, तो ये सारा डेटा भी पर शेयर दिया हुआ होना चाहिए। अज्यूम द कॉर्पोरेट टैक्स रेट एज 30%, बीटा ऑफ द डेट इज 0। सो फाइनल आपका आंसर कैसे निकलेगा? हर शेयर की वैल्यू कैसे निकालोगे आप? ये देखो, मार्केट प्राइस विल बी इक्वल टू फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी। इक्विटी क्यों ले रहा हूं? क्योंकि हमें शेयर की वैल्यू निकालनी है जो कि होती है सिर्फ इक्विटी की, इन ब्रैकेट 1 प्लस ग्रोथ डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। आप नोटिस करना, आपको ग्रोथ दी हुई है 8% की, वो आप सीधा यहाँ पे रख सकते हैं, FCFE इंटू 1.08 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस 0.08। अब आपको सिर्फ दो चीज़ें निकालने की ज़रूरत है, वो है सर FCFE और कॉस्ट ऑफ इक्विटी। यहाँ से दो डायरेक्शन में कहानी चलेगी। हम सबसे पहले FCFE की बात करते हैं। कैसे निकालोगे फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी? बहुत सिंपल है, जैसे अभी तक निकालते आए थे। मैंने बोला अगर फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी निकालना है, और फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी फ्री कैश फ्लो टू डेट का टोटल होता है फ्री कैश फ्लो टू फर्म, राइट? तो अगर ये निकालना है तो हमें लेना पड़ेगा अर्निंग पर शेयर निकालना है तो पर शेयर अर्निंग लो, टोटल निकालना है तो टोटल EBT या EAT लेते। ठीक है, तो हम अर्निंग पर शेयर निकालेंगे। उसमें से ध्यान देना, डेप्रीशिएशन, कैपिटल एक्सपेंडिचर और चेंज इन वर्किंग कैपिटल पूरा माइनस नहीं होगा, सिर्फ इक्विटी वाला हिस्सा माइनस होगा, जो भी रेशो आएगा। देखो अब तो आप यहाँ पे FCFE निकालोगे इस फॉर्मूले से, अर्निंग पर शेयर ले लोगे, इसमें हमारा इक्विटी का हिस्सा कितना है? अगर यहाँ देखोगे तो इक्विटी 75% है। अब थोड़ा ध्यान देना, जितना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेप्रीशिएशन और वर्किंग कैपिटल लगना है, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि 25% डेट उठाएंगे उसके लिए और 75% इक्विटी उठाएंगे। सो इक्विटी का हिस्सा सिर्फ 75% जितना है। सो 0.75 ऑफ द डेप्रीशिएशन माइनस 0.75 ऑफ द कैपेक्स, और आप बोल लो इसके अलावा माइनस 0.75 ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। सिंपल। अब हमारे पास में तीनों इन्फॉर्मेशन है, डेट, कैपेक्स और वर्किंग कैपिटल की। ठीक है, वो आप यहाँ से उठा लोगे, नीचे 0.75 से सब तीनों को मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ लिख लो। अब बात आती है EPS की। EPS तो बहुत आसान है, ये रहा। पहले नंबर ऑफ शेयर निकालो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से डिवाइड करके EPS आ जाएगा। उस EPS को आप यहाँ पे रखोगे, बाकी सारा डेटा दिया हुआ तो FCFE आ जाएगा। अब बात करते हैं सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी की। चलो पहले एक काम करते हैं, हम यहाँ पे पिछले इस पार्ट में देख लेते हैं पहले वो आंसर। ये देखो, नंबर ऑफ शेयर 13,000 डिवाइडेड बाय 40 किया तो इतने हमारे पास शेयर हैं। इतने शेयर्स को मैंने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से डिवाइड किया तो हमारी पर शेयर अर्निंग आ गई, वो मैंने रखा यहाँ पे नेट इनकम में 8.923। अब ध्यान देना यहाँ पे क्या किया है, 1 माइनस बी इज इंटू कैपेक्स माइनस डेप्रीशिएशन, इन्होंने कैपेक्स नेट ऑफ डेप्रीशिएशन ले लिया, प्लस 1 माइनस बी इंटू चेंज इन वर्किंग कैपिटल, और पूरा सिग्नेचर जो बाहर है साइन माइनस लिया, यानी कि सबकी टोटल करके हम एक साथ माइनस करेंगे। और ये 1 माइनस बी क्या है सर? ये और कोई नहीं सर, इक्विटी शेयर का रेशो है, बी यानी डेट का रेशो। 1 माइनस 0.25, 25% डेट था कंपनी में, तो 1 में से माइनस करने के बाद क्या बचा? इक्विटी ही तो बचा। तो इक्विटी का शेयर ले रहे हैं हम इनमें से, सब में से इक्विटी का शेयर लेके आओगे तो ये बन गया आपका FCFE। सिंपल। ठीक है, अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी की। सबसे पहले तो हमें WACC लेना पड़ेगा।
डिस्काउंटिंग करने के लिए नहीं, इसमें तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी लगेगा क्योंकि अर्निंग पर शेयर है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट प्लस लीवर्ड बीटा इन ब्रैकेट मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट। हमारे पास में ये तीनों फिगर है, सिर्फ लीवर्ड बीटा नहीं है। ठीक है, जो क्वेश्चन में लीवर्ड बीटा दिया हुआ है उसको पहले अनलीवर्ड कन्वर्ट करके फिर से लीवर्ड कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें जो लीवर्ड बीटा दिया है वो है प्रॉक्सी कंपनी का, हमारा नहीं है, और उसमें से हमें 1:2 का रिस्क हटाना पड़ेगा और उसके बाद हमें 1:3 का रिस्क हमारा वाला डालना पड़ेगा। तो उसके बाद जो लीवर्ड बीटा आएगा वो हम इस्तेमाल करेंगे। ये देखो, ये फॉर्मूला आपको समझ में तो आ ही जाना चाहिए वैसे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ ले लेता हूँ। लीवर्ड बीटा इज इक्वल टू अनलीवर्ड बीटा इन ब्रैकेट 1 प्लस डेट इक्विटी रेशियो इन ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स। सो लीवर्ड बीटा उनका 0.20 दिया हुआ है, हमें अनलीवर्ड निकालना है। उनका जो डेट इक्विटी रेशो है रिस्क 1:2 का है और टैक्स का रेशो 30% है तो 1 माइनस 0.3 ले लिया। सो अब इससे हमारा अनलीवर्ड बीटा आ जाता है, वो है 0.148। मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, यही आंसर आएगा। अब इसी को वापस से इस्तेमाल करेंगे सर, बीटा ऑफ लीवर्ड इज इक्वल टू 0.148 और हमारा वाला डेट इक्विटी रेशियो यानी कि 1:3 हम डालेंगे यहाँ पे, और अब हमारा लीवर्ड बीटा आएगा 0.1825। तो देख रहे हो, हमने यहाँ से पहले तो इसको यहाँ पे लाया और फिर वहाँ से हमने यहाँ पे लाया 0.2, 0.148 और 0.1825। ये रहा, ये 0.2, 0.148, 0.1825। सबसे पहले 1:2 हटाया, फिर 1:3 डाला। तो ये 0.1825 जो है ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं सर CAPM में। ये रहा, इससे आया हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो हमने यहाँ रखा। सो ध्यान देना, 8% तो ग्रोथ रेट आपने पहले लिख ली थी, ये FCFE आ गया, ये आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गया, ये प्राइस, कहानी खत्म। प्राइस पर शेयर चाहिए था। यहाँ पे आपने क्या सीखा? कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेप्रिसिएशन और वर्किंग कैपिटल, ये डेट और इक्विटी के रेशियो में कंट्रीब्यूट किया जाता है। अभी तक आपने शेयरिंग नहीं ली थी क्योंकि आप दोनों के लिए निकाल रहे थे, तो दोनों का मिला के वैसे ही 100% आता, तो 100% ही लेते ना। आपने पहली बार इक्विटी के लिए कैलकुलेशन किया सिर्फ, तो आपने फिर क्या किया, इक्विटी का ही हिस्सा उसमें से माइनस किया। अब मैं इसका रीज़न भी बताता हूँ। अगर आप पूरा माइनस या पूरा कुछ ऊपर नीचे करोगे ना तो डेट इक्विटी रेशो हिल जाएगा आपके कंपनी में, वो बिगड़ जाएगा। फिर बिगड़ गया तो लिखने का मतलब ही नहीं आया, फिर ये सब कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का भी मतलब नहीं आएगा। डेट इक्विटी रेशो जो है वो मेंटेन करके रखना है, यानी कि अगर अब 4 रुपए के कंपनी में फंड की जरूरत पड़ी, भले ही कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए हो या वर्किंग कैपिटल के लिए हो, उसमें से 3 रुपए इक्विटी ही कंट्रीब्यूट करेगा, 1 रुपए डेट ही कंट्रीब्यूट करेगा, तभी रेशो मेंटेन रहेगा। ठीक है सर, इसी तरह से कोई इसके पहले वाला क्वेश्चन आपने करना था। ओके थोड़ा सा अब एक चीज का ध्यान देना, ये जो आपने क्वेश्चन किए थे ना, क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ से आता हूँ मैं। ये देखो, क्वेश्चन नंबर 17 से 2-3 क्वेश्चन जो किए थे उसमें क्या था, उसमें आपने पहले 3-4 साल की कैश फ्लो ली, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली, फिर टर्मिनल वैल्यू, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली, राइट। फिर आपने 18th में भी वही किया, 2 अलग अलग रेट थे। ये वाला पार्ट देखो, रेवेन्यू को आपने ग्रो किया 20% से, EBIT पे आए, EBIT से फिर 3 एडजस्टमेंट आपको करना है, EBIT 1 माइनस टैक्स में, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेप्रिसिएशन और वर्किंग कैपिटल। एग्जैक्टली सेम इसी तरह के कैलकुलेशन है क्वेश्चन नंबर 22 ऑनवर्ड्स, 2-3 क्वेश्चन में, वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। 3 क्वेश्चन सेम टू सेम है, उसमें से कोई भी एक कर लेना तो भी आपका आंसर हो जाता। चलो देखो, मैं आपको बताता हूँ कैसे डिस्कशन कर लेते हैं। 22 छोड़ रहा हूँ, 23 छोड़ रहा हूँ, मैं 24 का एक डिस्कशन आपको बता देता हूँ। ये देखो, आपको सेल्स दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दिया हुआ है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है। बैलेंस शीट में फिक्स्ड असेट्स, करंट असेट्स, इक्विटी शेयर कैपिटल, सन्डी क्रेडिटर्स और टोटल लाइबिलिटीज भी दी हुई है। सेल्स टू ग्रो एट 30% फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर, यही दिया था आपको पहले भी कि आपको ग्रो करना है फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर्स। और ऐसे असेट टर्नओवर रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, टैक्स रेट विल रिमेन सेम, यही रेशियो आपको सेम रखना है। जैसे एग्जांपल ले लो, फिक्स्ड असेट्स आपका कितना है, 10,000 है, पहले कितना था, रेशियो कितना है, सेल्स कितना है, 40,000 का। सो 10,000 कितना हो गया सर, 25% इज द फिक्स्ड असेट्स ऑफ द टोटल टर्नओवर। तो यही रेशियो आपको मेंटेन करना है। करंट असेट्स कितना है, 6,000,
डिवाइडेड बाय 40,000 करोगे तो वो आता है 15%। यही रेशियो आपको मेंटेन करना है, तो ध्यान देना। फिक्स्ड असेट्स इज द 25% ऑफ द सेल्स, करंट असेट्स इज 15% ऑफ द सेल्स। तो रेशियो मेंटेन करोगे, इससे आपको वर्किंग कैपिटल निकालने में काफ़ी आसानी होगी। यहाँ पे जैसे सन्ड्री क्रेडिटर्स 2.5% ऑफ द सेल्स है, तो करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज जो है इसका डिफरेंस आएगा वर्किंग कैपिटल इक्विटी। ठीक है, आपने ये सब डेटा निकाल लिया। इसके बाद डेप्रिसिएशन विल बी 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ द नेट फिक्स्ड असेट्स एट द बिगिनिंग। जो भी टोटल फिक्स्ड असेट्स हो गए स्टार्टिंग में, उसके बिगिनिंग के जो वैल्यू है उसकी 15%। यानी कि ध्यान देना, आपका फिक्स्ड असेट्स था 10,000 ना, यहाँ पे 0 पॉइंट पे फिक्स्ड असेट्स कितना था 10,000। तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, 15% ओपनिंग वैल्यू ये हो गई, तो 15% ऑफ दिस इज 1500। मेरा डेप्रिसिएशन पहले साल का कितना हुआ 1500, कहानी खत्म। दूसरे साल का इसका 15%, इसका 15, इसका 15, इसका 15 डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन विल बी द 15% ऑफ द ओपनिंग वैल्यू। ये ऐड बैक करने के लिए आपको काम आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो डायरेक्टली आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स निकल जाएगा, इसके अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है माना जाएगा। ठीक है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या डिस्काउंटिंग के काम आएगा। ये जो नई स्ट्रैटेजी आपने अपनाई है उसकी वैल्यू आप निकालना चाहते हो, वायबिलिटी ऑफ द न्यू स्ट्रैटेजी। अगर नई स्ट्रैटेजी से कंपनी की वैल्यू ज़्यादा आती है बिफोर स्ट्रैटेजी वाले से, तो हम स्ट्रैटेजी अपनाएंगे, अदरवाइज क्यों। सो ध्यान देना अब यहाँ पे कैलकुलेशंस। सेल्स आपने लिए बिल्कुल 30% से ग्रो किया आपने जब तक ग्रो करना था। उसके बाद ध्यान देना 4 साल तक ग्रो होनी थी, उसके बाद ये ग्रो नहीं हो रही, तो देखना चौथे और पाँचवें साल में आपको सेम मिलेगी। पीबीटी पीएटी सेम रेट से आपका ग्रो होगा। अगर आपको 30% से ग्रो करना है करवाओ, या तो फिर सेल्स का एक 15% या 10.5% ले लो, सेम ही आएगा। अब आप डेप्रिसिएशन देखना, डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट हुआ, ओपनिंग फिक्स्ड असेट्स पे 15%, सो 10,000 पे 15% 1500, फिर जो भी हर साल की एंडिंग थी उसके अगले साल शिफ्ट हो जाएगा ये। ठीक है, एडिशन टू फिक्स्ड असेट्स कैसे निकालोगे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको समझने की ज़रूरत है। ये वाला पार्ट आपका एक कंफ्यूजिंग हो सकता है, सो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो, ये होता है फिक्स्ड असेट्स का अकाउंट। यहाँ आप ओपनिंग लेते हो, यहाँ डेप्रिसिएशन लेते हो, यहाँ क्लोजिंग लेते हो, और यहाँ होता है कैपेक्स। यानी एक चीज़ समझ रहे हो कि क्लोजिंग प्लस डेप्रिसिएशन माइनस ओपनिंग करोगे तो कैपेक्स आ जाएगा। जैसे कि अगर ये 10 है, ये 20 है, ये 5 है, तो ये हो गया 25, तो ये होना चाहिए 15, तब जाके तो 25 होगा। सो ये 15 कैसे आया सर, क्लोजिंग प्लस डेप्रिसिएशन माइनस ओपनिंग, 20 प्लस 5 माइनस 10, क्लोजिंग प्लस डेप्रिसिएशन माइनस ओपनिंग। तो आप ध्यान देना, क्लोजिंग 13,000 थी प्लस डेप्रिसिएशन 1500, तो ये गया 14,500 माइनस 10,000। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया 4,500 पहले साल का। ये रहा कैपिटल एक्सपेंडिचर 4,500। ठीक है सर, अब एक थोड़ा सा चेंज करना है आपको आंसर में, वो है सर इंक्रीज इन द करंट असेट्स। ये वैल्यू सीधा सीधा ना यही वाली कॉपी हो गई है यहाँ पे पूरी, और इसकी वजह से ये भी बदल जाएगा, और इसकी वजह से ये और सारा आंसर बदलेगा। आई डोंट नो वाई ऐसा हुआ है, पर मैं एक बार चेक करूँगा। मैं फ़िलहाल तो कंफर्म नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ा कैलकुलेट करना, और मैं जो क्या कहते हैं उसको कॉरिंडम इशू करूँगा, उसमें बता दूंगा कि क्या यहाँ पे वैल्यू होनी चाहिए थी। अगर ये 1500 1950 सही है तो यही रखेंगे, अदरवाइज़ ये चेंज हो जाएगी। सो बेसिकली आप वापस देखना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डेप्रिसिएशन ऐड करोगे, कैपेक्स माइनस करोगे, वर्किंग कैपिटल जो है नेट करंट असेट्स बोला है, नेट मतलब करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस करने के बाद। अच्छा, फिर तो मेरे हिसाब से नहीं चेंज होगा, क्योंकि हमें वर्किंग कैपिटल लेना है ना। वर्किंग कैपिटल इज़ द करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। सो यहाँ देखो, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, करंट असेट्स है 7,800 माइनस 1,300, तो ये हो गया 6,500। ये है वर्किंग कैपिटल 7,800 और 1,300। इसके बाद 10,140 माइनस 1,690 करोगे तो ये हो गया 8,450। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो, तो वो आ रहा है 1,950। पहले भी ऐसा ही था, करंट असेट्स 6,000, क्रेडिटर्स 1,000, तो ये था 5,000, तो ये था 1,500।
सो करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़ को एक जगह लिख लो, वर्किंग कैपिटल आ जाएगा, उसका डिफरेंस निकालोगे तो एग्जैक्ट वो उतना ही आ रहा है जितना आपका डिप्रिशिएशन का अमाउंट है। तो वैल्यूज़ तो सही है, गलत नहीं है, वैल्यूज़ सही है, 1500, 1950 और सो ऑन। और आखिरी में वो ज़ीरो आएगा, क्योंकि आखिरी में आप देखना चेंज ही नहीं मिलेगा आपको। ये देखो 17,136 2856, 17,136 2856, क्या डिफरेंस निकाल लोगे आप? नेट वर्किंग कैपिटल, दोनों में वर्किंग कैपिटल सेम है, तो चेंज क्या हुआ? कुछ भी नहीं, इसलिए वो ज़ीरो दिखेगा। बस बाकी तो सारी कहानी सेम वही, आपने चारों ऐड करा, उसके बाद में 15% से चारों साल का आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाला और नीचे में टर्मिनल वैल्यू निकाली, उसको रेसिडुअल वैल्यू बोल दिया उन्होंने, टर्मिनल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू। तो ध्यान दो, अब ये दो वैल्यूज़ है, टर्मिनल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू प्लस आपकी रेसिडुअल क्या कहते हैं पहले 4 साल की प्रेजेंट वैल्यू। तो स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करने के बाद कंपनी की वैल्यू इतनी आती है। अगर इंप्लीमेंट नहीं की होती तो ग्रोथ होती क्या? नहीं होती ना ग्रोथ। अगर ग्रोथ नहीं होती तो यही वाला प्रॉफिट कंटिन्यू रहता। तो क्वेश्चन ने 4,200 डिवाइडेड बाय 1,500 अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड लगा के प्री स्ट्रैटेजी वैल्यू निकाल ली। तो 4,200 डिवाइडेड बाय 15% करोगे तो पहले स्ट्रैटेजी के पहले कंपनी की वैल्यू 28,000 थी, स्ट्रैटेजी के बाद ये है, तो वैल्यू ऑफ द स्ट्रैटेजी क्या हो गई? बराबर है 21,795.95। अगर ये ज़्यादा आ रही है, स्ट्रैटेजी की वैल्यू कितनी आई है? बिना स्ट्रैटेजी की कंपनी की इतनी वैल्यू है, स्ट्रैटेजी के साथ कंपनी की इतनी वैल्यू है, तो स्ट्रैटेजी की वैल्यू हो गई 21,000 जो कि पॉजिटिव है, तो स्ट्रैटेजी वायबल है। इसके पहले के भी दो क्वेश्चन एग्जैक्ट ऐसे ही है और ये सेम लाइन पे है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस करा था। अब आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 25, प्रोबेबली आप बोल सकते हो वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ द एंटायर चैप्टर। और ऐसा डरने वाली कोई बात नहीं है इसमें, सिर्फ वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर और करंट असेट की वर्किंग में इन्होंने थोड़ी सी गड़बड़ करी है। गड़बड़ यानी गलत नहीं है, बस एक तरीका है नया जो आपको सीखने की ज़रूरत है। आइए सर क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखो, BRS इनकॉर्पोरेशन एक कंपनी है जो कि कंप्यूटर और IT हार्डवेयर एंड पेरिफेरल्स में डील करती है। उसके अगले 8 सालों का रेवेन्यू आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, कोई ग्रोथ व्रोथ नहीं है, डायरेक्ट दे दिया कि भैया ये कंसिडर कर लो। अदरवाइज अभी तक क्या हो रहा था कि पहले 4 सालों के लिए ये परसेंटेज से ग्रो होगा, ये होगा, वो होगा, वो हमें निकालना पड़ता था, उसमें थोड़ा एफर्ट्स लगते थे। यहाँ डायरेक्ट उठा लो, कहानी खत्म। समराइज्ड फाइनेंशियल पोजीशन भी आपको दिया है एज ऑन 31 मार्च 2012 वॉज एज फॉलोज। इक्विटी के स्टॉक्स है 12, बॉन्ड है 8 के। अगर आप नोटिस करोगे तो ये बन जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ डेट, इसमें से टैक्स माइनस करोगे तो आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट आ जाएगा। अच्छा 12 और 8 के यानी 12 और 8 को अगर लोगे तो ये होता है आपका तकरीबन 60% और ये होता है 40%। तो 60-40 का रेशो आ रहा है इक्विटी और डेट का। ये वैल्यू को थोड़ा ध्यान से समझना। करंट असेट्स जो है वो 3 लाख या $3 मिलियन के, ठीक है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन, रेवेन्यू में से आप क्या माइनस करोगे? खर्चे माइनस करोगे ना, कुछ वेरिएबल एक्सपेंसेस होंगे, फिक्स्ड कॉस्ट होगी, अदर कॉस्ट होगी, डेप्रीशिएशन होगा, वो सब के बाद आएगा EBIT। उसके बाद आप टैक्स माइनस करोगे। फर्म की वैल्यू निकालना है तो इंटरेस्ट माइनस नहीं होता। अच्छा, इट्स वेरिएबल एक्सपेंसेस आर 40% ऑफ द सेल्स रेवेन्यू एंड फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर लाइक दिस। सेल्स का 40% तो आप वेरिएबल ले लेना और उसके बाद फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी माइनस करना है, जो कि सारे के सारे कैश है। इसका मतलब इसमें डेप्रीशिएशन जैसी चीज़ इंक्लूडेड नहीं है, वो अलग से लेना पड़ेगा। पहले 4 सालों के लिए हर साल $1.6 मिलियन लगेगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और बाकी के 4 सालों के लिए 2 लगेगा, ठीक है। एडिशनल एडवर्टीजमेंट है और सेल्स प्रमोशन कैंपेन देखो, शॉल बी लॉन्च्ड रिक्वायरिंग एक्सपेंडिचर एज पर द फॉलोइंग डिटेल। ये तीसरा खर्चा है, वेरिएबल, फिक्स्ड ऑपरेटिंग और एडवर्टीजमेंट। पहले साल इतना, दूसरे और तीसरे साल हर साल इतना, चौथे और 5वें 6वें साल हर साल इतना, 7वें 8वें साल हर साल इतना। ये हर साल का ही रहेगा सर, इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना क्वेश्चन को कि हमें फिर डिवाइड करना पड़ रहा हो। फिक्स्ड असेट्स आर सब्जेक्ट टू डेप्रिशिएशन ऑफ 15% एज पर WDV मेथड। स्ट्रेट लाइन नहीं है, WDV है, यानी कि ओपनिंग में हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐड करके जो टोटल आ रहा है उस पे लगाना पड़ेगा 15%, ठीक है। अब आपको दे दिया कि यार हर साल जो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाले हैं वो कितना होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर 8 साल में कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना होगा। Investment in working capital is estimated to be 20% of the revenue. This is one of the important part in this chapter, in this question. Tax rate है 30% का, cost of equity आपको यहाँ पे दे दी, cost of debt आप वहाँ से उठा लोगे जो कि था आपका 12% का,
इसको 1 माइनस टैक्स करोगे 30% तो आ जाएगा 8.4%, कहानी खत्म। द फ्री कैश फ्लो टू द फर्म इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 5% पर एनम आफ्टर 8th ईयर। पहले 8 साल का कैलकुलेशन कर तो लो, 8 साल के बाद 5% से ग्रो करेगा सर वो। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं, सिंपल सिंपल शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं सर रेवेन्यू वगैरह को, या फिर आप डेप्रिशिएशन भी ले सकते हो। देखो देखो अब हमने सबसे पहले क्या किया, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल लिया। मैंने जैसे आपको बताया था कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी 16% है, कॉस्ट ऑफ डेट आपने 8.4% ले लिया, इसको 60/40 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 16, 8.4, 60/40 और आपका आ गया 12.96। ध्यान देना ये 12.96 को इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे 13 कर दिया है। ऐसा मन से तो बिल्कुल ही मत करना, मतलब डजेंट मेक सेंस, बिकॉज आपको नहीं पता ना 12.95 को 13 करना है और आपने कर दिया और गलती से सजेस्टेड में नहीं रहा तो क्या कर लोगे, तो ये गड़बड़ हो सकती है। चलो अगली बार आता है शेड्यूल ऑफ डेप्रिसिएशन पे। बहुत आसान है सर, ओपनिंग फिक्स्ड एसेट्स आपको बैलेंस शीट में दिए हुए हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर की पूरी डिटेल दी हुई है और क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये साल की शुरुआत में हो रहा है, यानी इस पे भी पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो ओपनिंग प्लस ये कर लो और टोटल ले लो, उस पर 15% का डेप्रिसिएशन लगा लो। जो भी डेप्रिसिएशन आ रहा है इस टोटल में से माइनस करके क्लोजिंग बन जाएगा, उसको वापस यहाँ पे ओपनिंग लिख लो और ये कहानी चलने दो। सो अगर आप ऐसे चलने दोगे, देखो ओपनिंग एडिशन करा और टोटल आया, टोटल पे हमने 15% लगाया, वो माइनस कर दिया टोटल में से तो वो यहाँ पे आ गया वापस, और इस तरह से हमने हर साल का डेप्रिसिएशन निकाल लिया। बहुत ईजी है ये, बस टाइम लेगा और कुछ नहीं। इसके बाद ये वाला पार्ट मैं थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं मेन चीज़ पे आता हूँ जहाँ से लिंकिंग बैठेगी। सबसे पहले हमने ले लिया जो रेवेन्यू दिया था वो, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आते हैं, राइट, जैसे अभी तक के क्वेश्चंस में करते आए थे एग्जैक्ट वैसा ही है, प्रोसीजर में कोई टेंशन नहीं है। रेवेन्यू 40% वेरिएबल कॉस्ट ले लो रेवेन्यू का, बहुत ईजी है, उसका 40% ले लिया। इसके बाद 2-3 खर्चे जो माइनस करना है। फिक्स्ड कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट देखना, पहले 4 सालों के लिए सेम है आपके यहाँ पे, और फिर 4 सालों के लिए सेम है। और उसके बाद एडवर्टीजमेंट कॉस्ट देखना, आपकी पहले साल इतनी, बाकी के 2 साल, फिर 3 साल, फिर 2 साल, सेम सेम, ठीक है। फिर डेप्रिसिएशन जो अभी अभी आपने कैलकुलेट करा, तो ये 4 खर्चे हैं जो आपको माइनस करने हैं। उसके बाद आपका आ जाएगा EBIT। देखना इंटरेस्ट माइनस नहीं हो रहा है क्योंकि हमें वैल्यू ऑफ द फर्म निकालनी है, ठीक है। तो टैक्स माइनस करा तो ये आ गया नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें क्या करते हैं, सिर्फ 3 चीज़ें तो एडजस्ट करनी है। डेप्रिसिएशन ऐड बैक करना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस करना है, वो उधर दिया हुआ है ऑलरेडी, और वर्किंग कैपिटल जो है वो भी माइनस करना है। पर अब यहाँ पे आने लगेगी दिक्कत। सबसे पहले मैं डेप्रिसिएशन पे आ जाता हूँ। डेप्रिसिएशन ऐड करने के बाद की फिगर इन्होंने पूरी लिख दी, हालांकि टाइम वेस्ट होता है इससे, बट चलो ठीक है। अब सिर्फ 2 ही चीज़ें बची है, करंट असेट्स अपना का वर्किंग कैपिटल और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ, ध्यान देना। डायरेक्ट उन्होंने नहीं करा माइनस। आप मुझे एक चीज़ बताओ, आपको पहले साल, ये सब हटा रहा हूँ यहाँ से, पहले साल कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर की ज़रूरत है, 0.5 की, ठीक है। आपके पास जो करंट असेट्स यानी वर्किंग कैपिटल का बैलेंस होना चाहिए वो है 20% ऑफ द रेवेन्यू। क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है, तो क्लोजिंग बैलेंस 1.6 होना चाहिए। लेकिन आप देखोगे आपके पास में क्लोजिंग बैलेंस ऑलरेडी 3 का है, मतलब ज़्यादा है। अभी तक के क्वेश्चन में ऐसा नहीं हुआ, हमें और चाहिए होता है। अभी क्या है कि हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। जब एक्स्ट्रा कंपनी में पड़ा हुआ है तो इक्विटी वाले और डेट वाले क्यों लेके आएंगे पैसा। इक्विटी और डेट वाले बोलेंगे देखो आपका बैलेंस 1.6 होना चाहिए, आपके पास में 3 है, यानी 1.4 ज़्यादा है, आप उसी में से इस्तेमाल कर लो, हम कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देंगे। करंट असेट्स के लिए तो लग भी नहीं रहा है क्योंकि बैलेंस नीचे है। वर्किंग कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए लग रहा है, वो भी इक्विटी डेट वाले नहीं देंगे, वो बोलेंगे कि यार इसी में से इस्तेमाल कर लो। सो ध्यान देना, हमने 3 में से, ठीक है, 3 में से क्या करा, 3 में से 0.5 का करंट असेट्स में तो लग ही नहीं रहा था क्योंकि बैलेंस नीचे ही है, तो ज़रूरत ही नहीं उसमें और इन्वेस्ट करने की। हमको सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए चाहिए था, तो हमने एग्जिस्टिंग करंट असेट्स में से कैपिटल एक्सपेंडिचर में पैसा डाल दिया, ठीक है। तो हमारा करंट असेट का बैलेंस कितना बचा, 2.5, जो कि अभी भी रिक्वायर्ड से ज़्यादा है, ठीक है। तो अब मुझे एक चीज़ बताओ, इक्विटी और डेट वालों ने पहले साल में कितना कंट्रीब्यूशन किया। सर वो कंट्रीब्यूशन था 0। पहले साल का कंट्रीब्यूशन इक्विटी और डेट वालों का है 0, क्योंकि जो 0.5 कैपेक्स चाहिए था वो भी हमें मिल गया,
एग्जिस्टिंग असेट्स में से, और करंट असेट्स का जो क्लोजिंग बैलेंस रिक्वायर्ड है वो जितना है उससे कम ही है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे साल में। दूसरे साल में आप नोटिस करना हमें बैलेंस कितना चाहिए, 20%, यानी कि $2 million का बैलेंस करंट कैपेक्स में होना चाहिए। आपने कैपेक्स नहीं, सॉरी, करंट असेट्स में होना चाहिए। ये ओपनिंग करंट असेट्स हो गए ना, करंट असेट्स बोलो। इस क्वेश्चन में क्या है पता है, वर्किंग करंट लाइबिलिटी नहीं है, तो मैं करंट असेट्स और वर्किंग कैपिटल दोनों को सेम लेके चल रहा हूँ, ठीक है। सो हमारा ओपनिंग वर्किंग कैपिटल अब कितना है, 2.5 का है। देखो अब हमको दूसरे साल नोटिस करना कैपेक्स कितना चाहिए, 0.80 का चाहिए, राइट। अब आप मुझे बताओ, क्या मैं पूरा 0.80 ओपनिंग में से इस्तेमाल कर सकता हूं? नहीं कर सकता सर। रीजन बीइंग, मेरी रिक्वायर्ड जो करंट असेट की बैलेंस है वो 2 से नीचे नहीं जानी चाहिए यहाँ पे, यानी कि 2 से नीचे तो कोई हाल में नहीं जा सकता। यानी मैक्सिमम मैं जो कैपेक्स इस्तेमाल कर सकता हूँ, कैपेक्स के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ, वो है 0.5, इतना ही मेरे पास एक्स्ट्रा है। तो मैंने क्या किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो 0.80 लग रहा था उसके लिए 0.5 इसमें से इस्तेमाल कर लिया। अब मेरा जो बैलेंस है करंट असेट्स का वो मैच कर रहा है जितना होना चाहिए और जितना है, लेकिन इसके अलावा 0.30 कैपेक्स कम पड़ रहा था, तो वो इक्विटी और डेट वालों से मैं ले लूंगा अपने अपने रेशो में। सो दैट इज द एक्स्ट्रा फंड रिक्वायर्ड। अब यहां से लेके आगे सारे ईयर्स तक देखो आपका बैलेंस जो है मैच कर गया है, यानी कि अब जितना चाहिए आपको एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा। अब यानी कि यहाँ पे 20% चाहिए आपको, तो वो आता है 3, ठीक है। तो अब आपको 3 का बैलेंस रखना ही पड़ेगा। सो 2 और 3 के लिए 2 का बैलेंस ओपनिंग था ना, 2 का बैलेंस ओपनिंग था, तो आप कुछ भी माइनस नहीं कर सकते आप यहाँ से, ये तो क्लियर पता चल गया, क्योंकि यहाँ पे हमें चाहिए 3। तो ये तो एक तो करंट असेट के लिए लाना पड़ेगा, प्लस जो भी आपका कैपेक्स लगेगा, ये रहा 2 का कैपेक्स लगेगा। तो टोटल मिला के एक तो हो गया करंट असेट्स, 2 के हो गया कैपेक्स, तो टोटल हो गया 3। अब आपका मैच कर जाएगा हर एक टाइम का, जो भी ओपनिंग और क्लोजिंग में करंट असेट का बैलेंस है वो फंड प्लस कैपेक्स करोगे तो ये सारा आ जाएगा। करंट असेट्स यानी वर्किंग कैपिटल और कैपेक्स। पहले 2 साल का कैलकुलेशन बस आपको समझने की ज़रूरत है कि दोनों साल में आप कुछ भी, पहले साल में तो कुछ भी फंड नहीं लगेगा, रीज़न बीइंग जितना चाहिए वो ऑलरेडी अवेलेबल है ज़्यादा में, बस। तो ये मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ध्यान देना। ये जो वर्किंग है 0.50 का हमको चाहिए था और रिक्वायर्ड बैलेंस सिर्फ 1.60 का था। हमारे पास में बैलेंस 3.3 का था, सॉरी 3 का बैलेंस था। तो हमने क्या किया, कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करा, हमने 0.50 इस 3 में से ही यूज़ कर लिए और क्लोजिंग बैलेंस रहा 2.5 का। तो कुछ भी एडिशनल इक्विटी और डेट वालों को लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर अगली बार 0.80 चाहिए था, तो 2.5 में से सिर्फ 0.5 ही इस्तेमाल किया, क्योंकि हमको क्लोजिंग बैलेंस 2 चाहिए था वर्किंग कैपिटल में, जो 20% का है रूल। तो वो आने लग गया अगले साल। फिर अगले साल से हमने सारा ओपनिंग क्लोजिंग लेते गए, फिर यहाँ से सब कुछ मैच कर जाएगा आपका। ये क्या है सर, ये 3 कहाँ से आया, चेंज इन वर्किंग कैपिटल ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस प्लस कैपेक्स, जो हम हर बार लेते हैं। ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस लेते हैं वर्किंग कैपिटल के लिए, और कैपेक्स, ये दोनों चीज़ें माइनस होती है, तो हमने टोटल कर लिया। बस इतनी सी चीज़ समझनी ज़रूरत है। यही चीज़ आपने यहाँ पे ले ली 0.30, बाकी ये सारा सेम। पहले 2 साल को समझना ज़रूरी है। उसके बाद फ्री कैश फ्लो आ गया, ये फर्म की कैश फ्लो से डिस्काउंट किया हमने, जो हमने 12.96 निकाला था जिसको 13 करा था, और प्रेजेंट वैल्यू आ गई। ये तो सिर्फ 8 साल की हुई। क्वेश्चन ने क्लियरली बोला था कि जो 8वें साल की कैश फ्लो है वो परपेचुअली ग्रो करेगी। किसने, ये तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू हो गई, और 8वें साल की कैश फ्लो ली, 5% से हमने ग्रो किया, तो वो ये आ गई। ये तो लेकिन TV8 हुई ना, 8वें साल तक आई है, इसको 8वें साल के फैक्टर से और डिस्काउंट करना ज़रूरी है 0.376 से। ये देखो 0.376 से किया तो ये आ गई। तो अब ये 2 वैल्यू है, 1 से लेके 8 तक हो गई हमारी ये वैल्यू, और ये परपेचुटी की 32 और ये 18। जब आप ये 32 और 18 को टोटल करोगे तो ये फर्म की वैल्यू आ गई। ये है फर्म की वैल्यू। इसमें से डेट की वैल्यू माइनस कर दो, जो $8 मिलियन आपके बैलेंस शीट में डेट दिख रहा है वो माइनस कर दोगे टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म में से, तो आ गई इक्विटी। कहानी खत्म। क्वेश्चन 2 ही चीज़ें पूछ रहा था, फर्म की वैल्यू निकालो और इक्विटी की वैल्यू निकालो। फर्म की वैल्यू निकालने के लिए पूरा तामझाम करा, और इक्विटी की वैल्यू देखो कितने आसानी से निकल गई।
हाँ, फर्म की वैल्यू निकालने के लिए एक चीज़ याद रखोगे कि आपको फ्री कैश फ्लो टू फर्म चाहिए, यानी इंटरेस्ट ईबीआईटी में से माइनस नहीं करेंगे। प्रिंसिपल रीपेमेंट वगैरह रहेगा वो भी माइनस नहीं होगा। सिर्फ ये 2-3 चीज़ें ध्यान रखना, डेप्रिसिएशन ऐड होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस होगा, वर्किंग कैपिटल माइनस होगा। ये क्वेश्चन हालांकि एग्जाम में नहीं पूछा गया है, प्रैक्टिस मैनुअल का ही है, प्रैक्टिस बोलता हूँ आरटीपी वगैरह का ही है, चांसेस भी कम है, बट आ भी जाए तो छोटा सा ट्रीटमेंट आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आप भी छोड़ के चलो, मैं बता रहा हूँ, लिया मैंने जानबूझ के क्योंकि आपके मटेरियल में है, बट इस क्वेश्चन में काफ़ी सारी दिक्कतें हैं। दिक्कतें यानी क्वेश्चन की फ्रेमिंग में गड़बड़ है सर। मैं एक छोटी सी गड़बड़ बता देता हूँ। सबसे पहले तो देखो, उन्होंने लिखा कि ग्रोथ रेट पहले 2010 से 2014 तक रहेगी 8%, लेकिन 2014 के बाद यानी कि 2015 ऑनवर्ड्स हो गया ना, वो बियॉन्ड 2014 यानी 2015 ऑनवर्ड्स वो हो गया 6%, बट इन्होंने यहाँ पे लिखा कि 2014 ऑनवर्ड्स। अब गड़बड़ हो गई, वो जो 2014 है वो फंस गया बीच में। चलो हम इसको प्रिंटिंग मिस्टेक भी मान ले और 240 को ले ले, ठीक है, हम मान लेते हैं प्रिंटिंग मिस्टेक है ये वाला पार्ट क्वेश्चन में ही, तो अब सब सही हो गया। पर अब एक और गड़बड़ है, फ्री कैश फ्लो जो आपको दी हुई है ये 240, ये ना क्वेश्चन को भी नहीं पता कि ये फर्म की कैश फ्लो है कि इक्विटी की कैश फ्लो है। अब हम इसे कैसे ट्रीट करें? तो इंस्टीट्यूट ने आंसर दोनों तरफ से दिया है कि इसको फर्म की कैश फ्लो माना तो फर्म की वैल्यू निकाली, फिर डेट माइनस करा ये वाला, इक्विटी की कैश फ्लो लिया तो फिर इक्विटी की वैल्यू निकाली। सो बहुत सारी गड़बड़ है, आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपको और आइडिया आएगा, इसलिए मैं इस चीज़ को छोड़ के चल रहा हूँ। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपने अभी तक सीखी नहीं है या कुछ नया हो, वही चीज़ आएगी कि हम 3-4 साल का निकालेंगे, फिर परपेचुटी का निकालेंगे। ध्यान देना, ये फ्री कैश फ्लोज, डेट का रीपेमेंट या डेट का रीपेमेंट आएगा, वो भी गलत है थोड़ा, पर इन्होंने पता नहीं कैसे लिया। डेट का अगर रीपेमेंट कर दिया तो फर्म की वैल्यू नहीं आती। मैं आपको एक गड़बड़ और दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखो, इनके एक ही आंसर में 2 अल्टरनेटिव है और यहाँ पे शेयर की प्राइस 0, निगेटिव, ये सब आ रही है। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें मैच ही नहीं कर रही। इसके बाद उन्होंने इक्विटी से निकालने की कोशिश करी, इक्विटी में भी ऑल्टरनेटिव आंसर होगा मेरे हिसाब से, और यहाँ पे वैल्यूज़ आती है निगेटिव। देखो ये कहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू आ रही है 66 और आपकी थ्योरेटिकल वैल्यू वाली है 5 रुपये, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैच नहीं कर रही है, इसलिए क्वेश्चन मैं छोड़ के चल रहा हूँ, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में सब कुछ वेस्ट ही होना है सर, कुछ ऐसा है नहीं कि जो निकल के आएगा। तो एक होता है कि ज़बरदस्ती एक्सप्लेन करके कन्फ्यूज़ करना, उसमें तो सब गड़बड़ी होनी है। क्वेश्चन नंबर 27 लेंगे सर, लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, इसके बाद इकोनॉमिक वैल्यू एडेड नाम का कॉन्सेप्ट शुरू होने वाला है, नेक्स्ट लेक्चर से लेंगे उसको। आइए देखते हैं। देखो, ए लिमिटेड मेड अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 10, ये ग्रॉस है, 10 लाख का प्रॉफिट, इसमें से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम 4 लाख के माइनस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट बचेगा 6 लाख का। जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है 1 लाख के, कंपनी के पास डेट है 3 लाख का, सरप्लस फंड है 5 लाख के। बहुत सारा डेटा दिया है ना। मार्केट रिलेटेड वैल्यूज़ देखो तो रिस्क फ्री रेट, मार्केट रिटर्न और बीटा दिया, इससे कॉस्ट ऑफ इक्विटी बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। वो है सर 4.5 प्लस 0.9 इन ब्रैकेट 12 माइनस 4.5, सो तकरीबन 11.25% आता है। ठीक है, CAPM से कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो निकल गया। क्वेश्चन बोलता है पर शेयर अर्निंग वैल्यू निकालनी है। अर्निंग वैल्यू पता, अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड, तो यहाँ पे आपको अर्निंग्स को कैपिटलाइज करना पड़ेगा पहले तो, और उसके बाद नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अर्निंग्स कितनी है सर, ध्यान देना, अर्निंग्स है आपकी 6 लाख की, क्लियर दिख रहा है, 10 लाख का प्रॉफिट है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 4 लाख के हैं, 6 लाख का आपका वो आ गया, 6 लाख को आप इससे कैपिटलाइज कर लो। इसके अलावा और इक्विटी शेयर, डेट और सरप्लस फंड, ये कुछ काम नहीं आएगा। सो आप क्या करोगे, 6 लाख को कैपिटलाइज कर लो, वैल्यू आ गई, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करना तो आपकी पर शेयर वैल्यू आ जाएगी। ये देखो, 6 लाख को कैपिटलाइज करा, वैल्यू आ गई, 1 लाख से डिवाइड करा, पर शेयर वैल्यू आ गई। कितना आसान था। दूसरा कॉन्सेप्ट है आपका एंटरप्राइज वैल्यू का, इक्विटी वैल्यू ऑफ द कंपनी इफ इबिट्टा मल्टीपल इज 5। इबिट्टा मल्टीपल क्या होता है सर, इबिट्टा मल्टीपल का फॉर्मूला है EV डिवाइडेड बाय इबिट्टा। सो इबिट्टा आपका कितना है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन 6 लाख,
वही मानना पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास और कोई फिगर नहीं है। तो 6 लाख को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है सर 30 लैक्स। ये 30 लैक्स है आपकी एंटरप्राइज की वैल्यू। अब एंटरप्राइज वैल्यू का फॉर्मूला क्या बोलता है? एंटरप्राइज वैल्यू का फॉर्मूला याद है आपको क्या है? देखो सिक्योरिटी वैल्यूएशन में हमने देखा था, एक बार लगे तो मैं फिर से वहाँ पे चले जाता हूँ। एंटरप्राइज वैल्यू में हम बोलते थे कि देखो इक्विटी शेयर की जो वैल्यू होती है ना मार्केट की, वो काफ़ी नहीं होती। यानी कि अगर कोई कंपनी खरीदने के लिए मैंने उसकी अगर मार्केट वैल्यू 100 करोड़ पे करी है तो इसका मतलब ये नहीं कि कहानी खत्म हो जाएगी। उस कंपनी का मैं ओनर तो बन गया, लेकिन अब उसके मैं अगर प्रेफरेंस शेयर है 50 करोड़ के तो वो भी तो मुझे चुकाना है। डेट है अगर 100 करोड़ के और तो वो भी तो मुझे चुकाना है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट है अगर 50 करोड़ के तो वो भी तो मुझे चुकाना है। तो इस तरह से मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो सिर्फ 100 नहीं है सर, उसके बाद की लाइबिलिटीज़ भी है। तो 100 और 200 300 करोड़ हो गया ये। हाँ, हालांकि एक चीज़ अच्छी होती है कंपनी खरीदने से कि अगर कंपनी में कैश बैलेंस मान लो 50 करोड़ का रखा हुआ है तो 300 करोड़ दिया और 50 करोड़ का बैंक बैलेंस वापस मिल गया। इसका मतलब कंपनी जो आपको पड़ी है वो 250 करोड़ की पड़ी ना। 100 प्लस 50 150, 250, 300 माइनस 50, 250। बहुत सिंपल सी भाषा में समझाता हूँ, ध्यान देना। ये देखो, अब ये बॉक्स है, इस बॉक्स में मैंने ये कितने 50 रुपये रख दिए। अब अगर ये बॉक्स मैं 50 रुपये का खरीद लेता हूँ, 50 रुपये दिए और ये बॉक्स मेरा, तो कितने का पड़ा? 0 का, क्योंकि जितना दिया उतना तो मुझे बैंक बैलेंस में वापस मिल गया। तो एक तरह से मेरी एक्विजिशन कॉस्ट जितना कैश का बैलेंस है कंपनी में उतने से कम हो जानी चाहिए। सो क्वेश्चन बहुत क्लियर यही बोलता है सर कि आपकी एक्चुअल में इस कंपनी की जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो 250 होनी चाहिए, ना कि 100 जो है वो सिर्फ एक ओनरशिप लाने के लिए काम की है, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि आपको सिर्फ इतना ही पैसा देना है इस कंपनी को खरीदने के लिए, उसकी पूरी लाइबिलिटी भी तो चुकानी पड़ती है ना। तो इसीलिए मार्केट वैल्यू को इतना वेटेज नहीं मिलता, एंटरप्राइज वैल्यू को मिलता है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, जो हमारा क्वेश्चन है, एंटरप्राइज वैल्यू 300 की तो 30 लाख की तो निकल गई आपकी। क्वेश्चन बोलता है कि आप मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालो। क्या करना है, 30 लाख की जो एंटरप्राइज वैल्यू निकली है उसमें से प्रेफरेंस होगा तो माइनस कर दो, डेट माइनस कर दो, इंटरेस्ट माइनस कर दो माइनॉरिटी का, और कैश एंड बैंक बैलेंस ऐड कर दो। ये सारी चीज़ें जब उधर उधर चली जाएगी तो माइनस और प्लस साइन चेंज हो जाएगा। अब हम लिखते हैं फॉर्मूला, एंटरप्राइज वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट माइनस कैश बैलेंस, क्योंकि और कुछ दिया नहीं है क्वेश्चन में। ये हमने निकाल लिया 30 लाख। हमें निकालना है इक्विटी की वैल्यू। अब डेट कितना दिया है क्वेश्चन में, देखो आप देखोगे तो डेट क्वेश्चन में दिया है 3 लाख का। डेट है 3 लाख, सरप्लस फंड यानी कैश बैलेंस है 5 लाख का। ये 3 लाख ले लो, ये 5 लाख ले लो। कितना आया उधर में? -2 जब इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? +2। 32 लैक्स विल बी द वैल्यू ऑफ इक्विटी। ये रहा 32 लैक्स। इबिटा कैपिटलाइज वैल्यू 3000 थी, 30 लाख थी, ये थाउजेंड्स में दिया इसलिए 30 लाख में से डेट माइनस करके सरप्लस ऐड करके इक्विटी वैल्यू आ गई। ईजी था क्वेश्चन। तो अगले वाले क्वेश्चन से सर हम एक सेकंड लास्ट कॉन्सेप्ट अपना शुरू करेंगे अगले लेक्चर में। मान लो अपन सब कुछ खत्म कर लेंगे, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन आपका पूरा खत्म हो जाएगा, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड नाम का हम कॉन्सेप्ट देखेंगे। पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इट वोंट टेक मच टाइम टू एंड ऑफ द चैप्टर। सी यू सर।